Everyone. Yes, just a minute. Good हाँ morning, चलो ये everyone. रिकॉर्ड। I hope that today is Saturday and this session is going to bring a lot of magical moments of health in your life. So this is my prayer for you. So today, वेलकम 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 टू पल्लवी खेर जी। बहुत thank बढ़िया, you, बहुत thank बढ़िया, you थैंक very यू सो much. मच। वेलकम 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 पल्लवी जी। वेलकम पल्लवी जी। थैंक यू। तो शुरू करने से पहले तो मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। डॉक्टर अजिता जी, राजेश पारेख जी, हेमा जी, यू आर जस्ट ऑसम पीपल। ऑसम मतलब आप महारथी हो, और जो भी यहाँ इस सेशन को सुनने आते हैं वो तो उससे भी ज्यादा महान, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि बोलने वाले से ज्यादा सुनने वाला महान होता है। क्योंकि जब कोई इंसान सुनता है तो वो अपना समय देता है, और वो अपना मन, अपना शरीर और अपनी बुद्धि, इन सारे अवयवों का प्रयोग करता है। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा कि आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, और आपने मुझे ये मौका दिया कि यहाँ आकर मैं कुछ कुछ अपने पास जो है वो आपके साथ शेयर कर सकूं। तो थैंक यू आज थैंक यू। सुबह जब अजिता जी से बात हो रही थी तो बोल रही थी कि आप हेल्थ का टॉपिक ले सकते हैं, और हेल्थ का टॉपिक सही में बताऊं तो मेरे मेरे मन के करीब है, क्योंकि मैंने हेल्थ पर बहुत काम किया है खुद पर अपने लाइफ में। और हेल्थ पे काम कर जब आप स्टार्ट करते तो क्या चैलेंजेस आते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, और हेल्थ किस तरह से बहुत सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है, ये मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी किया है। सो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से सुनना चाहूंगी कि आपके हिसाब से हेल्थ का मतलब क्या है। व्हाट इज हेल्थ फॉर यू? सबसे पहले मैं अभी बताना तो चाहूंगी हाँ हाँ का बताओ मतलब बताओ। ऐसे। हाँ, हेल्थ का मतलब बताना चाहूंगी वैसे। सेहत से अपनी माइंड और शरीर की सेहत पे बहुत निर्भर करता है हेल्थ। और हाँ। हमारे यहाँ तो आपने हेल्थ का पॉइंट लिया तो मैं इसलिए खुश हो गई क्योंकि हमारे यहाँ मौसम आजकल ऐसा हो रहा है, कभी तेज गर्मी हो जा रही है, आज बारिश हो रही है। तो इसमें लोगों में हेल्थ चैलेंज आने लगते हैं। तो हम्म। ये हेल्थ का टॉपिक सुन के मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि हाँ। हम अपनी प्रॉब्लम से निपटते तो रहते हैं, पर कोई सॉल्यूशन के लिए आ जाता है तो उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू आपका। थैंक यू वेरी मच, आपके शेयरिंग के लिए थैंक यू। और कोई कुछ कहना चाहेगा हेल्थ के बारे में? गुड मॉर्निंग मैम जी, मैं गुड। कहना चाहती हाँ। हाँ बोलो। हूँ। वेलकम मैम। एंड मैम, जो हमारी हेल्थ है ना, वो हम लोग बाहर बाहर से ही देखते हैं। बाहर से हम कैसे दिख रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, नहीं है, कैसे लग रहे हैं। लेकिन जो अगर आप मन को, अगर आपकी अंतरात्मा शांत नहीं है, मन शांत नहीं है ना, तो आपको वो चैलेंजेस बॉडी के आते रहेंगे। लेकिन अगर आपका माइंड रिलैक्स है, स्ट्रेस नहीं है, तो आपको वो सब बीमारियां नहीं आती आपके पास में। ऐसा मैंने थोड़े दिन से अभी फील करना शुरू किया। थैंक यू सो मच खुशी, आपने बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया। और मैं ये देख सकती हूँ कि कोई भी किताब, कोई भी पढ़ाई पीछे है जब खुशी जैसे लोग अपना अनुभव शेयर करते हैं, उसका वैल्यू, उसकी कीमत बहुत बड़ी है। सो जब आप उसे महसूस करते हैं, उसे फील करते हैं ना, तभी आप आपके लाइफ में कोई चेंज ला सकते हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि डॉक्टर अजिता जी ने टॉपिक को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। तो आपने जब ग्रुप में देखा तो टॉपिक का नाम आपको क्या दिखा जो अजिता जी ने पोस्ट किया था? खुशी जी बोलो। हेल्थ कोई हेल्थ भी ही, बोल मैंने कहा सकता हेल्थ पढ़ा था खाली, और आगे है। प्रॉपर नहीं पढ़ा। ओके। हाँ तो उन्होंने लिखा था अप्रोच टू होलिस्टिक हेल्थ एंड वेलबींग। है। और हाँ। उन्होंने खुद ने बनाया। हम्म, उनको खुद को लगा कि सिर्फ हेल्थ क्या, कुछ तो होना चाहिए। एंड देन शी वर्डेड इट सो ब्यूटीफुली। जब मैंने वो ग्रुप ओपन किया और देखा, अरे अप्रोच टू होलिस्टिक हेल्थ एंड वेलबींग, इटसेल्फ एक्चुअली क्रिएट्स अ लॉट ऑफ स्टर इन योर माइंड। करेक्ट। होलिस्टिक हेल्थ एंड मेंटल वेलबींग। तो आप लोगों को क्या लगता है, इन शब्दों को सुनकर आपके दिमाग में क्या विचार आता है? एक एक करके बोलो, हाँ एक एक, अगर हैंड रेस करेंगे तो बहुत बढ़िया। राजेश पारिक जी बोलो। मेरा तो ऐसा है, देखिए,
from the last 10 years I do yoga, I go for the walking and I read the good books. तो अभी इन चीजों में जो बुक्स है ना, वो भी अपने हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। और दूसरा, हैप्पीनेस बहुत जरूरी है। तो आपके सराउंडिंग में हैप्पीनेस, और दूसरा क्या है कि कुछ बांटना चाहिए। यदि आपके पास ज्ञान है, बांटो। आपके पास धन है, बांटो। तो मैं हमेशा भी एक क्लास में देखता था, स्टूडेंट्स का जो भी था, एवरीथिंग वाज गुड, पर मेरे को ऑल आर हेल्दी फीलिंग नहीं लगा कि कोई कहीं ना कहीं चैलेंजेस से जा रहे हैं। सब मेरा फीलिंग था। तो मैं लता जी को लेके आ गया। तो मेरा एक ही चीज है कि लोगों को हेल्थ वाइज ठीक करना चाहिए, और मेंटल पीस तो बहुत होना चाहिए। बस दिस इज माय शेयरिंग। करेक्ट। थैंक यू वेरी मच राजेश जी फॉर योर शेयरिंग। तो अब देखेंगे होलिस्टिक हेल्थ। होलिस्टिक हेल्थ, अप्रोच टू होलिस्टिक हेल्थ का मतलब ये होता है कि जैसे आप अभी देखिए सबके शेयरिंग में कहीं ना कहीं इमोशंस का रोल दिख रहा है हमें। तो पहले हेल्थ मतलब यही था कि कसरत करो और अच्छे से खाओ और अपनी बॉडी को मतलब शरीर को तंदुरुस्त बनाओ। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बीतता गया और हमारा फैमिली स्ट्रक्चर भी चेंज होता गया और टेक्नोलॉजी में भी बहुत चेंजेस आए, स्पेशली इन दीज लास्ट 15 ईयर्स। क्या आप अग्री करते हैं कि इतना फास्ट बदलाव आया ना कि बहुत बार हम कोप अप नहीं कर पा रहे थे। मतलब वी ऑल जितने भी अलाइव है, कौन से भी एज के हो, तो आप अभी देखिए कि आपके पेरेंट्स के टाइम से, जब मतलब आपके बचपन से अब तक का सबसे बड़ा बदलाव मतलब इस लास्ट 10 to 15 ईयर्स में आया है। क्या आप अग्री करते हैं? यस। यस। तो ये 10-15 ईयर्स में क्या हो गया, तो टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट ग्रो होने लगी और जैसे ही इंटरनेट आया, सब आया, तो फायदे तो बहुत हुए हमें। और ऐसा नहीं मैं बोलूंगी कि उसका नुकसान है, क्योंकि उसी के वजह से हम सब लोग यहाँ बैठ कर बात कर पा रहे हैं। सो आई एम ग्रेटफुल फॉर द टेक्नोलॉजी एंड दिस सिस्टम, जिसके वजह से कितने सारे लोग बिजनेस कर सकते हैं। कितने सारे लोग अपने मतलब अगर बच्चे पहले फॉरेन में जाते थे तो जब वो 1-1.5 साल में आते थे वापिस, तभी बात होती थी। अब तो ऐसा है कि रोज आप वीडियो कॉल पे अपने बच्चे को देख सकते हैं, इवन इफ दे आर इन द फॉरेन कंट्री। तो करेक्ट। एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं, हम उसको बिल्कुल ये नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं शायद हम उसे हैंडल नहीं कर पाए, हम मैनेज नहीं कर पाए। तो इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक थीम निकाली है फॉर द डेकेड एंड फॉर द नेक्स्ट सेंचुरी, हेल्थ फॉर ऑल। और उनका कहना है, जबकि वो हेल्थ फॉर ऑल कहते हैं, तो उन्होंने मेंटल हेल्थ पर बहुत ज्यादा फोकस किया है। नाउ मेंटल हेल्थ, अगर आप 100 साल पहले अगर मेंटल हेल्थ ये शब्द बोलेंगे या मानसिक स्वास्थ्य बोलेंगे, तो घर के लोग देखेंगे भी नहीं आपकी तरफ, बोलेंगे क्या बात कर रही है, पागल हो गए ये लोग। क्योंकि मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य, ये कोई चीज मतलब होती है क्या कभी? ये तो मतलब ये तो गिफ्ट मिला है, मतलब ये प्रॉब्लम है ये भी नहीं पता है। अवेयरनेस छोड़ दो, अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो खुश रहना तो कंपलसरी है ना। तो अभी मेंटल वेलबींग का मतलब ऐसा है कि आप अपने माइंड को कितना कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने माइंड के साथ कितना सिंक में रह सकते हैं। एंड व्हेन हम ये बोल रहे हैं कि होलिस्टिक हेल्थ, इसका मतलब है माइंड बॉडी एंड सोल, mind, body, and soul in alignment. Now, what is the common thing that is present in today's time is that people are not aligned with their body, mind, and soul. जब ये अलाइनमेंट गड़बड़ हो जाता है तो हमारी तबीयत खराब होती है। तो चलो अभी आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाती हूँ मैं। कितने लोगों ने ये सुना है कि जाने दो, उनको डिस्टर्ब मत करो, उनको बड़ा स्ट्रेस रहता है, वो बहुत काम करते हैं, तो अब ज्यादा उनको डिस्टर्ब मत करो। ऐसा हम सुनते हैं, स्पेशली बड़े लोग जो होते हैं, हमसे उम्र में बड़े होते हैं, वो बहुत काम कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब मत करो। अरे अगर किसी ने चिल्ला दिया तो हम बोलते हैं कि जाने दो, छोड़ दो, अभी उनका मूड खराब है ये। सो हमें ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, इसका मतलब उनका मूड खराब होना तो स्वाभाविक है। तो हमने क्या किया है, ज्यादा काम और ज्यादा टेंशन, इन चीजों को जब ये साथ साथ बढ़ता है तो इसको हमने नॉर्मल कर दिया। तो हम एक्चुअली ये बिलीफ के साथ चल रहे हैं कि स्ट्रेस होना तो नॉर्मल है। लेकिन स्ट्रेस जो है ये तो हमने क्रिएट, अगर स्ट्रेस होना नॉर्मल है तो आज से 500 साल पहले के लोग हमसे 100 गुना ज्यादा काम करते थे। क्योंकि उन्हें मतलब जो हम अभी हमें रेडीमेड आटा मिल रहा है ना,
तो वो मतलब गेहूं चुनने से लेकर उसको पीसने तक, यहाँ तक उन्हें काम करना पड़ता था। तब रेफ्रिजरेटर नहीं था, टेलीविजन सेट नहीं था, हमारे किचन की इतनी सारी चीजें नहीं थी। वो लोग तो ज्यादा काम कर रहे थे, फिर उनके लिए उनका स्ट्रेस कहाँ चला गया? निर्मल जी जरा म्यूट करें। हाँ, तो उनका स्ट्रेस कहाँ गया? अब हमें ऐसा लगता है कि ज्यादा काम हो गया तो स्ट्रेस नॉर्मल है, लेकिन पहले के जमाने में तो स्ट्रेस ये नाम की चीज ही नहीं थी। अब विद टाइम क्या होता है, अगर आपने ये सुना होगा कि नहीं, अभी क्या है ना, उनकी उम्र हो गई है, उम्र के हिसाब से थोड़ा सा ब्लड प्रेशर का तकलीफ रहता है, उम्र के हिसाब से उनके दांत चले गए, उम्र के वजह से उनकी नजर कमजोर हो रही। तो हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे हम वी लूज टीथ, वी लूज आई साइट, या हमारा हमें जैसे कुछ बीमारियां होना तो नेचुरल है। अब हमने क्या किया, ये जो बिलीफ है ना, ये हमारे मन में इतना स्ट्रॉन्ग बैठ गया है कि जब हम उस पर्टिकुलर एज में आते हैं, ऑटोमेटिकली वी स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग द सेम थिंग्स। तो हम क्या करते हैं करेक्ट। बचपन से, अगर आपने सुना होगा कि नहीं अभी उनकी उम्र ही 60 साल के हो गए, सोचो अभी इतने सालों तक इन्होंने काम किया, अब ये है वो है। तो वी लुक एट पीपल फ्रॉम द साइट ऑफ पीटी, हम दया के भाव से देखते हैं। अगर हम कंपैशन से नहीं देखते हैं, कंपैशन और सिंपथी, मतलब एम्पथी और सिंपथी में ये फर्क है। वी लुक एट पीपल फ्रॉम द आईज ऑफ सिंपथी। तो हम ये सिंपथी जब देते हैं ना कहीं वही चीज हम हमारे लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। अब जब हम 60 ईयर्स के हो जाएंगे, तो हमने उस इंसान के लिए जो बोला था ना, क्या सोचा था कि ये तो 60 ईयर्स के एज में नॉर्मल है, तो आपको सेम चीजें यू विल एक्सपीरियंस एट द एज ऑफ 60। तो जब मैं छोटी थी ना, तो ऐसी चीजें बहुत सुनने में आती थी। और फिर मेरी एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। तो न्यूज़पेपर्स रहते थे, न्यूज़पेपर में देखती थी फिल्म स्टार्स के फोटोज आते थे, और फिल्म स्टार, मैं सोचती थी हमेशा इतने सुंदर लोग तो रास्ते पे दिखते ही नहीं है, ये इतने अच्छे, इनकी इतनी अच्छी वेल केप्ड बॉडी, इतने सुंदर कपड़े पहनते हैं, एक साड़ी भी पहनते हैं तो प्लेन साड़ी रहती है लेकिन इतने सुंदर दिखते हैं। अपने यहाँ मम्मी के पास या हमारे चाचा चाची लोगों के पास इतने अच्छे अच्छे, ये तो इतने अच्छे नहीं दिखते। फिर मुझे देखा कि वो ना अपने बॉडी का बहुत ख्याल रखते हैं। तो फिर हम जब डिस्कस करते थे अपने सहेलियों के बीच में, तो सब लोग बोलते, जैसे मेरे मम्मी को बोलती थी, तो मम्मी बोलती थी अरे उनके पास इतने पैसे हैं, इतने पैसे हैं कि वो हेल्थ के लिए कुछ भी मतलब वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो इसलिए कि एट द एंड ऑफ द डे वो तो ह्यूमन बींग्स ही है ना, तो क्या ऐसा अलग खाते होंगे, जो हम खाते हैं वही खाते होंगे, तो क्या ऐसा अलग, मतलब हेल्थ का ख्याल रखने के लिए ऐसा कौन सा बहुत बड़ा खर्चा करना पड़ता है कि उनके पास है और हमारे पास ये शेप नहीं है। और फिर धीरे 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 दिखा कि कुछ फिल्म एक्ट्रेसेस जो अभी हमसे भी एज में बड़ी है, वो काफी एज तक वो ऐसे दिखती थी कि जो नॉर्मल लोग दिखते नहीं है। फिर मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ी कि कुछ तो है जो हमें पता नहीं है, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो कोई अलग अलग देश से या अलग प्लेनेट से आई परियां है या कुछ। एंड देन मेरा रिसर्च स्टार्ट हुआ कि हेल्थ, जो लोग ज्यादा सालों तक यंग रहते हैं, उनके पीछे उस चीज का कारण क्या है। अब तब तो सोशल मीडिया नहीं था, कुछ नहीं था। तो फिर मैं अपने पिताजी से बात कर, जो भी इंसान मिलता था उनसे बात करते थे। मेरे पिताजी बचपन से ही एक्सरसाइज करते हैं, मैंने उनको हमेशा देखा था रनिंग को जाना। अपने उनका उनको ही इज अ डॉग लवर, तो अपने कुत्ते को लेकर वो बाहर रनिंग के लिए जाते थे, फिर आने के बाद एक्सरसाइज करते थे। और मैं तो, और हमारे पीछे लगते थे जल्दी उठो जल्दी उठो, हम ऐसे उठते थे और उनको एक्सरसाइज करते हुए देख के वहीं पे सोफे पे ऐसे लुढ़क जाते थे और देखते थे। और फिर अच्छा ये कर, उन्होंने इतने बार बुलाया आओ मैं ये सिखाता हूँ वो सिखा, हमें कभी इच्छा नहीं थी, नहीं आप करो, अभी तो हमारी नींद भी नहीं खुली। एंड देन ऐसा होता है कि मैं वो देखते देखते बड़ी हुई। फिर जब मैं कॉलेज में आई, जहां मेरे पापा का मेरे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था, ऑटोमेटिकली आई स्टार्टेड गोइंग फॉर रनिंग। तो जब पापा का एसोसिएशन नहीं था, एंड देन हॉस्टल के पास एक योगा क्लास था, तो मेरी जो दोस्त थी ना उसके वेट रिड्यूस करना था। तो वो बोली पल्लवी तुझे तो वेट रिड्यूस की करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तू मेरे साथ चलेगी। मैंने कहा चलो, उसमें क्या है। वी स्टार्टेड गोइंग फॉर योगा क्लास। तो वहाँ अरे योगा तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इसमें तो बड़ा अच्छा लगता है, और उसमें ये भी बताते हैं कि आप शरीर और मन दोनों का संतुलन रख सकते हैं। इंटरेस्टिंग। फिर शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर ऐसा लगा कि ये अभी वेट कम करना पड़ेगा। जिम में गए, वहां लोग बोलते थे यो बहुत दिनों से योगा किया लेकिन वेट कम नहीं हुआ, अच्छा अच्छा बहुत लगता था, फैट लॉस नहीं होता था। और फिर वो ट्रेडमिल पे बहुत दौड़ाते थे। तो मैंने सोचा ये तो सब हो रहा है वो ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में ये है, ये फिल्म स्टार इतने फिट कैसे है पेरेंट बनने के बाद भी और मैं क्यों नहीं। तो वो मेरे क्यूरियोसिटी बढ़ती गई बढ़ती गई। तब तक ना किताबें वगैरह आ गई थी मार्केट में, तो आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स।
फिर मेरे हस्बैंड ने बोला एक काम करते हैं, अभी आजकल जिम वगैरह निकले हैं बहुत, तो हम जिम जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने मैंने जिम ज्वाइन किया। वहाँ कुछ ट्रेनर्स थे, पता चला कि वो भी ऐसे कुछ खास, मतलब वो जो हमें ट्रेन करते थे लेकिन वो खुद ही इतने ओवरवेट थे। तो मैं मेरे हस्बैंड को बोलती जो खुद ही वेट में नहीं है, शेप में नहीं, वो मुझे क्या ट्रेन करेगा। तो बोले उनके पास नॉलेज है। मैंने कहा तो बहुत सोचा, बहुत ये किया, लेकिन कोई सही बंदा मिला नहीं। फिर वी बोथ आर डॉक्टर्स, तो मेरे हस्बैंड बोले हम खुद ही पढ़ लेते हैं। तो हम लोगों ने अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की इतनी बड़ी किताब ली, इतनी, एंड वी स्टार्टेड रीडिंग इट। उसमें वी बोथ ऑफ अस वी लर्न वेट ट्रेनिंग फ्रॉम द बुक। फिर हम उसे जिम में करने लगे, ट्राई करने लगे, और फिर पता चला कि यस, वेट ट्रेनिंग क्या है। वेट ट्रेनिंग मतलब अपने बॉडी को थोड़ा सा रेजिस्टेंस दो, थोड़ा सा चैलेंज दो, तो वो मसल डैमेज होती है। फिर आप अच्छा खाते हैं, आप खुश रहते हैं, तो मसल बिल्ड होती है, इससे आपके बॉडी का फैट बर्न होता है। वेट ट्रेनिंग की जर्नी स्टार्ट हुई, मतलब अभी लॉन्ग स्टोरी कट टू शॉर्ट, तो इतना लेवल तक हो गया, वेट लॉस फैट लॉस वगैरह तो बहुत अच्छे से हो गया। लेकिन आई वॉज सो यूज टू इट, और मुझे इतना अच्छा लगा, आई फेल इन लव विद वेट ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइज, कि अब मेरा रेगुलर रूटीन और ऑलमोस्ट 15 ईयर्स से वही है। एंड व्हेन आई स्टार्टेड देन स्टडिंग दीज पीपल, तब तो फिर इंटरनेट वगैरह आ गया। फिर पता चला कि ऑल दिस पीपल डू वेट ट्रेनिंग। अभी आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग, मैंने योगा भी किया है अच्छे लेवल तक, आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सौरभ बोत्रा के साथ। देन मैंने वेट ट्रेनिंग भी किया है, रनिंग भी किया है, क्रॉसफिट भी किया है। आप जो बोलो वो एक्सरसाइज का फॉर्म इस दुनिया का, आई हैव ट्राइड ऑन माई बॉडी। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, एक्सरसाइज ना एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी बने, तो मैं अपने डिस्कवरी के हिसाब से और मेरा खुद का जो रिसर्च खुद पे ऊपर किया है, आज आई डोंट टेक एनी मेडिसिन। आई हैव एन 18 ईयर्स ओल्ड सन। तो मेरा दूसरा छोटा वो बेटा जो है वो 14 साल का है, और मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे यही लोग कॉम्प्लीमेंट देते हैं, ऐसा लगता ही नहीं है कि आपके बच्चे हैं, आप तो अनमैरिड दिखती है। अब वो मुझे पता नहीं ये कैसे हो रहा है, बट आई हैव फाउंड आउट वन थिंग। आप जब एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज फॉर्म हो, जो भी आपको अच्छा लगता है, उसमें क्या होता है, आप अपने बॉडी को एक चैलेंज देते हैं। अभी यही ना जिंदगी जीने जैसा है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है इस दुनिया में जो कहे मैं दिन भर हमेशा खुश हूं। ये हमारी कोशिश है, लेकिन ये रियलिटी में हो नहीं सकता। ये हमारी कोशिश जारी रहनी चाहिए। मुकेश अंबानी भी आए ना, तो उनको कोई ना कोई चैलेंजेस रहेंगे कि उनके स्टाफ मेंबर का कुछ अच्छा ये होना चाहिए, इसको ट्रेन करना चाहिए, या उनका जो टर्नओवर बढ़ाना चाहिए। कोई ना कोई चैलेंज हर इंसान संभाल रहा है। लेकिन आप ये देखेंगे, जो इंसान चैलेंज एक्सेप्ट करता है, उस पर काम करता है, वो हेल्दी रहता है। वो हेल्दी रहता है, चाहे वो आपके आसपास हो या शरीर में हो। अभी वेट ट्रेनिंग या योगा में क्या होता है, योगा में क्या करते हैं, एक पोजीशन में थोड़ा 30-40 सेकेंड आपको होल्ड करने के लिए कहते हैं। तब तक ऐसा लगता है बाप रे, कभी जिंदगी में मैंने 5 सेकेंड इतने लंबे होते हैं महसूस नहीं किया। ओ इतना स्ट्रेच आता है मसल पे। वेट ट्रेनिंग में भी वही होता है, आप वजन उठाते हो तो मसल पे स्ट्रेच आता है। तो आपको क्या लगता है, आप ऐसे सुखाधीन रहेंगे, आप सुखासीन रहेंगे, और आपको लगेगा कि शरीर को तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए, वजन भी घटना चाहिए, ऐसा हो नहीं सकता। तो आपको बॉडी को रेजिस्टेंस देना है, मतलब चैलेंज देना है, क्योंकि जब चैलेंज देते हैं तभी आप उसे ओवरकम करने की क्वालिटीज आपके अंदर की उजागर होती है। तो हेल्थ मतलब क्या है, तो अभी मैंने जब कहा कि हेल्थ इज स्पिरिचुअल एक्टिविटी, हाउ इज इट अ स्पिरिचुअल एक्टिविटी, सो लेट अस रिलेट इट टू होलिस्टिक हेल्थ। ठीक है, तो होलिस्टिक हेल्थ मतलब क्या, होलिस्टिक हेल्थ का ये मतलब ये नहीं है कि आपने दवाई नहीं लेनी चाहिए, आपने ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए। अभी जो टाइम चल रहा है उस हिसाब से तो आपको चलना ही होगा। अगर आपको डायबिटीज डायग्नोज हुआ है, आपको एंटी डायबिटिक लेना ही होगा। अगर आपको ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, आपको उसकी गोली लेनी होगी। उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आप अपने माइंड पर काम कर सकते हैं, अपने सोल को, अपनी आत्मा को नरिश कर सकते हैं। एक्सरसाइज तो एक पार्ट है, लेकिन होलिस्टिक हेल्थ में ये है टेकिंग केयर ऑफ योर माइंड एंड सोल। और फिर धीरे धीरे मैंने अपने पेशेंट्स पर एक्सपेरिमेंट करने चालू किए। तो मैं रोज, आई एम अ डॉक्टर एंड आई हैव माई ओन क्लिनिक। तो जब मैं अपने पेशेंट से बात करती थी, तो मुझे दिखता था कि इनकी जो डेंटल प्रॉब्लम्स है, और बहुत सारे हमारे यहाँ ना ये जॉइंट, टीएमजी जॉइंट के भी प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वी ट्रीट देम बाय गिविंग अ गार्ड। और जब उनकी हिस्ट्री ली, तो उसमें पता चला कि स्ट्रेस इज नंबर वन फैक्टर फॉर प्रॉब्लम्स इन पेन अराउंड द जॉ, हाफ हेडेक, और ये। और जब ये पता चला कि स्ट्रेस इज द मेन फैक्टर, देन आई स्टार्टेड ट्रीटिंग देम ऑन मेंटल लेवल। और फिर बहुत सारे लोग ओपन अप होने लगे, अपने घर की बातें बताने लगे कि किस वजह से उन्हें स्ट्रेस हो रही है।
और फिर काफी रिसर्च के बाद एक मुझे रिसर्च पेपर भी मिला जिसमें ये कहा गया 99% ऑफ द डिसीजेस आर ओनली बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। इसका मतलब ऐसा है कि अगर आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, खुद को मैनेज कर सकते हैं, तो आप एक्चुअली होलिस्टिक वेलबींग अपने शरीर को दे रहे हैं। लेकिन अभी आप किसी भी इंसान से, मिडिल एज हो या कोई भी हो, सब कहते हैं आजकल तो स्ट्रेस कॉमन है और आजकल तो स्ट्रेस नॉर्मल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हो रहे हैं, हम पहले मेंटल मैथमेटिक्स कर सकते हैं थे, पहले बाद में कैलकुलेटर आया, फिर मोबाइल आया, वैसे वैसे हमारी जिंदगी आसान हो गई। जितनी हमारी जिंदगी आसान हो गई, उतने हमारे टैलेंट्स और एबिलिटी टू मैनेज एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स कम होती गई। क्योंकि जैसे अभी पहले अगर हमारे दादा दादी थे, उनको आप पूछेंगे ना, वो स्कूल में नहीं गए थे लेकिन फिर भी उनको पैसों का हिसाब किताब बहुत अच्छे से आता था। आप उनको कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल प्रॉब्लम दे दो, वो अपने दिमाग में सॉल्व करके बता देते थे। आज आप आपके बच्चे को पूछो तो वो जल्दी से पहले मोबाइल लेगा, उसके कैलकुलेटर खोल के बताएगा। तो क्या हो गया? वो और इनकी जीन्स तो सेम है। ये है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो धीरे धीरे कम हो गई, बिकॉज टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस कहते हैं कि हम आपके लिए प्रॉब्लम एकदम सॉल्व कर देते हैं, आपकी जिंदगी आसान कर देते हैं। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो आप देखेंगे, फॉर अभी मैं कुछ आपको डिसीजेस बताती हूँ। जैसे कुछ लोगों को, कितने लोगों को यहाँ बैक पेन की इश्यू है? कितने लोगों को अपने पीठ में दर्द होता है? ओके, गीतिका जी। और मनोरमा जी ने हाथ किया है, हाँ। यस, निर्मल देसाई जी है। यस, मनोरमा जी है। ओके, तो जितने भी लोगों को ये लगता है, नेहा जी है, जितने भी लोगों को लगता है ना कि उनको बैक प्रॉब्लम है, अभी एक बार आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल ओपनिंग के लिए तैयार हो जाइए। आर यू रेडी एंड एक्साइटेड टू नो समथिंग अबाउट यू? यस। सो अगर आपको बैक पेन है तो अभी एक बार अपने मन से पूछना है, आपको अपने मन से पूछना है, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर पैसे कमाने की या घर चलाने की इतनी जिम्मेदारी है कि आपको लगता है कि ये जिम्मेदारी मेरे अलावा कोई शेयर नहीं कर सकता, एंड आई एम अलोन कैरिंग दिस बर्डन ऑन माय बैक? अगर ये फीलिंग आपके अंदर है तो ये एसोसिएटेड है आपके बैक पेन के साथ। और जिन लोगों को पैसे कमाने का टेंशन होती है, या जिनको पैसों से काफी बॉन्डेज होता है, या उनको ऐसा लगता है दे अर्न अ लॉट ऑफ मनी, दे वर्क वेरी हार्ड, स्टिल दे थिंक दैट मनी इज नॉट इनफ, तो ये जो फीलिंग है जनरली इट इज एसोसिएटेड विद बैक पेन। और फिर हम क्या करते हैं बैक पेन के लिए? ऑर्थोपेडिशियन के पास जाते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, थोड़े दिन के लिए ठीक हो जाता है, 1-2 साल अच्छे निकलते हैं, फिर से वो आता है। और अगर आप 45 प्लस या 50 प्लस है, फिर आसपास के लोग तो आपको बताने के लिए अभी कैसा है, आपने बहुत मेहनत कर ली, तो वो भी टाइम आता ही है, ऑस्टियोपोरोसिस होगा, कैल्शियम का टेबलेट लो, दूध पिया करो, थोड़ा खाने पीने पे ध्यान दो, और थोड़ा ज्यादा काम करना बंद करो, अभी ज्यादा वजन वगैरह मत उठाओ। तो आपको और वीक करने के लिए आप पे और दया माया डालकर वो आपको और वीक बना देते हैं, पंगु बना देते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि, जैसे अगर कोई हाउसवाइफ है तो उसे लगता है कि मैं, घर का काम पूरा मुझे ही करना पड़ता है, सब मुझे संभालना पड़ता है, मेरे अलावा कोई, अगर मैं इस घर से बाहर हो गई ना तो ये घर चलना बड़ा मुश्किल है, मेरे बिना पॉसिबल ही नहीं है मैडम, मैं कहीं नहीं जा सकती, मैं तो 1 घंटा यहाँ पे नहीं आ सकती। लॉट ऑफ कंफ्यूजन इज गोइंग ऑन इन द हेड। अब ये जो कंफ्यूजन है, ये सबसे बड़ी मोह माया है, जो आपको लगता है ना कि आपके बिना आसपास के लोगों की जिंदगी नहीं चल सकती, ये सबसे बड़ी इल्यूजन में आप जी रहे हैं। सबसे बड़ी इल्यूजन है। और जितना आप ऐसा सोचेंगे, उतना ज्यादा आपका ये जो मेंटल स्ट्रेस है आपके बॉडी पर आएगा, बॉडी पर रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि आपका स्पाइनल कॉर्ड एक ही है। तो आप जो सोच रहे हैं मैं तो अकेली हूं, तो अकेला क्या है? आपके पास पैर 2 है, आपके पास हाथ 2 है, आपके पास आंखें 2 है, तो अकेला तो सिर्फ हेड, और हेड से आपका स्पाइनल कॉर्ड पीछे से ऐसे एक्सटेंड होता है, तो उसी पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा। अच्छा, अभी एक बात बताइए, कितने लोगों को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती है? डाइजेस्टिव प्रॉब्लम मतलब बहुत बार पेट खराब हो जाता है, कभी कभी लूज मोशंस हो जाते हैं, या थोड़ा सा भी बाहर का खाएं तो जमता नहीं है।
कितने लोगों को ऐसा होता है? डाइजेस्टिव इश्यूज, ओके, थैंक यू। तो अगर आपको डाइजेस्टिव इश्यूज है तो अपने अंदर आप देखिए अभी, क्या आपको ऐसा होता है कि कुछ लोग आपके लाइफ में ऐसे हैं, या कुछ लोगों का बिहेवियर ऐसा है जिनके किसी एक शब्द बोलने से या किसी एक्शन से आपको बहुत जल्दी डिस्टरबेंस हो जाती है, एंग्जाइटी बोलते हैं उसे, एंग्जाइटी या टेंशन बहुत जल्दी आ जाती है कि अरे, या फिर अगर किसी ने कुछ काम बताया, अरे ये मुझे काम करना पड़ेगा, अरे ये करना पड़ेगा, सो दे हाइपर रिएक्ट विद इन देमसेल्व्स कि मुझे ये फटाफट करना चाहिए। अगर जल्दी अगर भागा भागा दौड़ी है तो उनको लगता है फटाफट हो जाना चाहिए। अगर दूसरा इंसान स्लो काम कर रहा है या रिलैक्स कर रहा है तो उनसे वो देखा नहीं जाता है, उनके लगता है इतने काम पड़े, ये मेरे जैसे फास्ट क्यों नहीं करते हैं, ये इतना स्लो क्यों कर रहे हैं, तो उनके हिसाब से वो बहुत फास्ट है और दुनिया बहुत स्लो चल रही है। और उन्हें लगता है कि जैसे मैं इतना सारा अच्छे से काम कर रही हूँ, आप भी काम पे लग जाओ, काम करना अच्छी बात है। लेकिन जब उन्हें दिखता है कि वो लोग कंट्रोल में नहीं आ रहे या ये नहीं कर रहे, उनको काफी डिस्टरबेंस होती है और उनको ऐसा लगता है सब उन्हीं को करना पड़ता है और बाकी कोई किसी काम का नहीं है। मतलब ये मैं आपको थोड़ा रूडली बोल रही हूँ, पर उनका मीनिंग ये है, उनका ये कहने का मतलब है कि मुझे इतना सारा करना पड़ता है और मैं अगर फटाफट ना करूँ ना तो टाइम पे कुछ नहीं हो सकता, अगर मैंने नहीं यही किया तो कुछ नहीं हो सकता है। तो ये जो इशू है, ये एंग्जाइटी बोलते हैं इसे। एंग्जाइटी मीन्स एंग्जाइटी मीन्स ट्राइंग टू कंट्रोल द आउटवर्ड सिचुएशन, वेटिंग फॉर आउटसाइड सिचुएशन टू बी परफेक्ट। वो वेट करते रहते हैं कि कब सामने वाले इंसान का बिहेवियर मेरी तरह होगा, मुझे जो अच्छा लगे वो होगा। वो वेट करते रहते हैं कि कब हमारे घर की परिस्थिति नॉर्मल हो जाए। तो ऐसे लोग जो है ना, ये डाइजेस्टिव इश्यूज, मतलब डाइजेस्टिव इश्यूज का मतलब बहुत सारे इश्यूज है इसमें, इनडाइजेशन। अगर घर में सबकी तबीयत ठीक है कुछ बाहर खाना खा के, लेकिन इनकी तबीयत पहले खराब हो गई, इनको कहीं का पानी नहीं चलेगा, या फिर ये लोगों कहीं बाहर जाते हैं थोड़ा भी स्पाइसी हो गया उनको पॉसिबल नहीं है, उनको कुछ खाने की चीजों से एलर्जी है, बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम एंग्जाइटी। तो अभी आप क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, एंटासिड लेंगे, वो ये लेंगे वो लेंगे, दैट्स ओके, आई एम अ डॉक्टर एंड आई डोंट डिनाई दैट, बट वॉट वी फॉरगेट इज वर्किंग ऑन मेंटल इशू। मेरा सपना है कि डॉक्टर्स को भी ट्रेन किया जाए इस चीज के लिए, ताकि वो सिर्फ फिजिकल डिसऑर्डर ना ठीक करे, वो मेंटल इशू भी एड्रेस कर पाए। तो अभी अगर आपका एंजाइटी इशू सॉल्व ही नहीं हुआ है तो आप एंटासिड से मुक्त हो ही नहीं सकते। इसीलिए कितने लोग हैं जो एंटासिड जिंदगी भर खाते हैं, क्योंकि उनको एसिडिटी की तकलीफ होती है। कितने लोगों को थायराइड है? थायराइड वाले लोग क्या सोचते हैं, अब मैं बताती हूँ आपको। अगर मैंने कुछ गलत बोला तो मुझे बोलिए कि नो मैम दिस इज नॉट ट्रू, बट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज माय ओन एक्सपीरियंस ऑन माई सेल्फ, ऑन माई सिस्टर, माई फैमिली मेंबर्स। मेरी पूरी फैमिली हिस्ट्री निकाल कर मैंने देखा है किसको क्या बीमारी है और किसका क्या नेचर है, और अगर कोई फिट है तो उसके पीछे उसका क्या कारण है। जो थायराइड थायराइड कहाँ से ओरिजिनेट होता है? मेनी वीमेन थिंक दैट उनकी मन की बात सुनने के लिए कोई नहीं है, उन्हें लगता है उन्हें समझने वाला कोई नहीं है। और दिस इज वेरी कॉमन अमंग्स विमेन, इसलिए आप देखेंगे थायराइड ग्लैंड तो सबके पास है, लेकिन विमेन सफर, इंडियन विमेन सफर मोर फ्रॉम थायराइड देन मेल। क्यों? क्योंकि विमेन को ऐसा लगता है, और ऐसा सही भी है, कभी कभी बहुत बार एटमॉस्फेयर ऐसा होता है कि उनकी बात कोई सुनता नहीं, या वो अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख रहे हैं तो पीपल आर नॉट देयर एट दैट लेवल वेयर दे कैन अंडरस्टैंड, इनफैक्ट उनको जजमेंट बहुत मिलता है। आपको क्या समझता है, आप चुप रहो, बार बार उनकी आवाज दबा दी जाती है। और जब ऐसे बार बार होता है तो दैट वुमन, दैट पर्सन स्टार्ट्स थिंकिंग देयर इज नो वन हु कैन अंडरस्टैंड मी, आई एम नॉट हर्ड इन दिस फैमिली। ये अपने पेरेंट्स के साथ, आप अपने खुद के पेरेंट्स के साथ भी आप ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपके बहन, अगर आपको बहुत सारे बहन भाई है, उनके साथ भी कभी कभी एक बच्चा होता है जिसकी बात कोई नहीं सुनता है। तो बचपन से वो बिलीफ लेकर बड़े होते हैं कि उनकी बात कोई नहीं सुन रहा है, उनको कोई समझ नहीं रहा है, उनसे कोई प्यार नहीं करता है, वो बहुत अकेले पड़ गए। उनके आसपास सब कुछ है, उनको प्यार करने वाले पेरेंट्स है, बच्चे हैं, सब है, लेकिन उनकी दुनिया में उनको समझने वाला कोई नहीं है। और इसीलिए दे स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम थायराइड।
और अगर आपके घर में कोई थायराइड पेशेंट है, आप सिर्फ उनको थोड़ा थोड़ा सुनना स्टार्ट करो, उनको सुनना स्टार्ट करो। उन्हें, हाँ, उन्होंने बकवास भी की ना तो भी उनको बिल्कुल नहीं बोलना है कि उन्होंने कुछ गलत किया। हाँ सही है, क्योंकि बकवास होती है क्या है, वो तो आपका जजमेंट है कि वो गलत है या बकवास है। देयर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग। लेकिन अगर आप उनको ये स्पेस देंगे कि आप उन्हें सुन रहे हैं, धीरे धीरे आप देखेंगे उनकी ब्लड रिपोर्ट चेंज हो जाएगी, उनका थायराइड का डोज कम हो जाएगा। और वो तो दे सकते हैं उसका क्रेडिट डॉक्टर को, लेकिन मन ही मन आप मुस्कुराएंगे क्योंकि आपने जो स्पेस क्रिएट की उससे उनका माइंड ट्रीट हो रहा है, तो आप तो उनके डॉक्टर बन गए। तो ऐसे बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जिसको लेकर हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट नो कितना टाइम है मेरे पास। तो बहुत बैक है। और मीन्स आई हैव discovered this after talking to many patients and people, why even after knowing it people can't treat themselves, because लोगों का खुद में ही विश्वास नहीं है। अभी आपको कहे ये तो साइंस है, ऑफ कोर्स ये होलिस्टिक वेलबींग का साइंस है, लेकिन लोग खुद पे ही विश्वास नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ये मेरी सोच बदलेगी नहीं। सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब सेल्फ एस्टीम इशू इतना ज्यादा कॉमन है आजकल। आप कितना भी मतलब आप एकदम सक्सेसफुल इंसान से भी मिलेंगे और कभी आप उन्हें अगर शांति से सुनेंगे, दैट पर्सन इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम सेल्फ एस्टीम इशू, कि उसको लगता है कि ही इज नॉट गुड इनफ और शी इज नॉट गुड इनफ। और जितना ज्यादा आपको ये लगता है आई एम नॉट गुड इनफ, उतना ज्यादा आप आप अपने अंदर और ज्यादा डिसऑर्डर्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि आपके अंदर आपको कैपेबिलिटीज में विश्वास ही नहीं है। अगर आपका आपके कैपेबिलिटीज में विश्वास नहीं है तो कैसे पॉसिबल है कि आप खुद को ट्रीट करें? पॉसिबल ही नहीं है। अभी आप मुझे बताइए, दुनिया में इतने सारे डॉक्टर्स हैं और अगर आपको कोई हार्ट की बीमारी है, आप सब डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं, गए 4-5 डॉक्टर, एक डॉक्टर को आप सिलेक्ट करते हैं, करेक्ट? अब मुझे आप बताइए, जिनको आप सिलेक्ट करते हैं क्या पूरे दुनिया के पेशेंट उनके पास जाते हैं? नहीं। कुछ डॉक्टर के पास, कुछ दूसरे डॉक्टर के पास, कुछ दूसरे, है ना? ये कौन सा फैक्टर है जो डिसाइड होता है? उनका जो अवेलेबिलिटी है डॉक्टर का नजदीक वाला, और फिर कंफर्ट लेवल, या जो फैमिली पहले से डॉक्टर है जिसके पास विश्वास है, हम जिसपे पास विश्वास करें, विश्वास है, वेरी विश्वास गुड। है। आपने हाँ, जो की वर्ड आपने बोला ना, जिसके पास विश्वास है, विश्वास जिस है। डॉक्टर पे हमारा विश्वास होता है ना उसके पास हम जाते हैं। और हर इंसान का विश्वास अलग अलग डॉक्टर पे है। अभी सारे डॉक्टर्स, अगर 100 डॉक्टर एक ही क्लास में एक ही कॉलेज से पढ़े हैं तो फर्क क्या है? इट इज नॉट द नॉलेज दैट डॉक्टर हैज, it is not the surgical skills that doctor has, because patients can never understand and know what the surgical skills of doctor is. It is only faith, it is only your heart to heart connection. और इसीलिए कहते हैं, अरे वो डॉक्टर के पास जाओ। अगर डॉक्टर्स, आजकल पता नहीं कितने डॉक्टर्स इस चीज के लिए फेमस है, लेकिन पहले ऐसे कहते थे कि वो डॉक्टर के पास बैठ जाओ और अपनी प्रॉब्लम बताओ तो आधा तो वही ठीक हो जाता है इंसान, क्योंकि वो सुनते थे। और आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आज डॉक्टर सुनते नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स के पास इतने पेशेंट्स, इतना काम हो गया कि उनको पेशेंट्स को सुनने के लिए तो फुर्सत ही नहीं है, और इसीलिए पेशेंट पूरी तरह से ठीक ही नहीं होता है। कितने लोग अग्री करते हैं इस चीज से? हर डॉक्टर कहता है कि बस 5-10 मिनट, आप जल्दी जाते हो, नंबर लगाते हो, आप वेटिंग रूम में 1 घंटा बैठते हो और अपॉइंटमेंट आ गया, 5-10 मिनट में बाहर भी आ गए। अरे इतने के लिए हम 1 घंटा बैठे और आधा घंटा वहां तक पहुंचने के लिए। लेकिन इमेजिन कीजिए, अगर कोई डॉक्टर आपकी ट्रीटमेंट भी करे, आपको दवाई भी दे, सुने, तो किस प्रकार का हम वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं सब मिलकर। और जब ये सुनने की ट्रेनिंग, मतलब मेरा नसीब अच्छा है कि मेरे कोचेस ने मुझे दी, मेरे पेशेंट्स बड़े बेनिफिट हुए। तो मुझे हमेशा कहते हैं, मैम मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ, आप डेंटल डॉक्टर है कि मेंटल डॉक्टर है? क्योंकि जो चीजें वो घर नहीं बात कर सकते थे उन्हें यहाँ बात करने के लिए मिलता था। तो अगर मेरा ट्रीटमेंट 1 घंटा चलता था तो पौन घंटा वो बातें करते थे। एंड दे यूज टू कम टू मी, मैम आपके यहाँ आके अच्छा लगा, सिर्फ चेकअप के लिए आए क्योंकि मैं सोची कि आपसे बात कर लेती हूँ, अच्छा लगता है आपसे बात करके। एंड मैं क्या करती हूँ, कुछ नहीं, मीन्स उनको लगता है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैंने बहुत कुछ किया, बट एक्चुअली आई डोंट डू एनीथिंग, बिकॉज आई डोंट स्पीक अ वर्ड, मुझे चांस ही नहीं मिलता है।
आई ओनली लिसन। तो बातों में हाँ बोल। बीमारी चली, डॉक्टर साहब अच्छी से बात करते हैं ना तो आधी बीमारी उसमें से निकल जाती मन से। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो हेल्थ हमारे माइंड से स्टार्ट होता है, और हमारे माइंड की जो सोच है वो हमारे शरीर पर रिफ्लेक्ट होती है। तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप एक सोच में, आपको विश्वास है कि अगर मैं योगा करती हूँ तो मेरी सेहत अच्छी हो जाए, इसीलिए आपकी योगा से सेहत अच्छी होती है, आपको अच्छा लगने लगता है, धीरे धीरे आपको चेंजेस दिखते हैं। लेकिन अगर आपका विश्वास नहीं है योगा में तो आप योगा करेंगे ही नहीं। तो आपका पहले माइंड डिसीजन लेता है, सबसे पहले आप डिसाइड करते हैं माइंड में कि मुझे एक्सरसाइज करनी है या नहीं। इसलिए सभी लोगों को पता है एक्सरसाइज करने से वेट, अपनी हेल्थ अच्छी हो सकती है, यू कैन यंग फॉर लिव यंगर फॉर एवर। बट स्टिल कितने कम लोग हैं जो एक्सरसाइज करते हैं, बहुत कम लोग, मेरे पता है। चला रही है, मुझे हाँ, योगा क्यों ऐसा होता है? क्योंकि नॉलेज इज नॉट इम्पोर्टेंट, आपके माइंड को आप कैसे ट्रेन करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दिन आप एक्सरसाइज करेंगे, सारा लता फील्ड का जी, ही खेल है। हाँ लता जी सारा कितना फील्ड अच्छा का योगा खेल है। ले रही है, बहुत बढ़िया योगा ले रही है। जब तक वो ले रही है आप करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन 2 महीने के बाद अगर लता जी आपसे बात करें, उनको पता चलेगा अरे तब तक उन्होंने क्या, अभी सबने छोड़ दिया, तो उनको लगेगा उनका एफर्ट वेस्ट हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने आपको योगा में लाया तो जरूर, लेकिन आपका माइंड है ना, ये एक एक नॉटी बच्चे की तरह है, बड़ा शैतान बच्चा है। वो आपको बोलेगा जाने दो ना, आज सो जाओ थोड़ा सा 1 घंटा, जाने दो आज बहुत काम हो गए, एक दिन नहीं किया तो क्या फर्क है, कल कर लेंगे। फिर कल आता है, फिर कुछ बच्चे का इंपॉर्टेंट ये है, या पेरेंट टीचर मीटिंग है, कुछ ऐसे बाहर का काम आ जाता है, दोस्त का फोन आ जाता है, चलो बाहर चलते हैं, चलो एक काम करते हैं ना, ये सोमवार से पक्का। फिर अपने अंदर आप निगोशिएशन स्टार्ट करते हैं, और वो माइंड है ना, आपको बिल्कुल परमिशन नहीं देगा कि आप अपने कंफर्ट जोन से जाकर एक्सरसाइज करें। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज जब करते हैं तो शरीर को थोड़ी तकलीफ होती है, तो माइंड बोलेगा थोड़ा दर्द होगा, ये होगा। बट द रियलिटी इज दैट लाइफ और एक्सरसाइज एक जैसे हैं, जब तक तकलीफ से नहीं गुजरोगे तब तक अपनी जिंदगी में कुछ नहीं पाओगे। तकलीफ का मतलब क्या है? एक्सरसाइज करते हैं तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है ना, प्लैंक देते हैं या फिर सूर्य नमस्कार करते हैं तो उतना पैर नहीं ऐसे खींच, पूरा ऐसा तनाव महसूस होता है, खिंचाव महसूस होता है। वैसे ही हमारे लाइफ में भी कुछ ऐसे सिचुएशंस आते हैं जो हमें कुछ डिफरेंट थिंकिंग के लिए मोटिवेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। जितना आप इस चीज को रेजिस्ट करेंगे उतना आपका डिसीज परसिस्ट होगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है, व्हाट यू रेजिस्ट परसिस्ट। तो हम रेजिस्ट किस चीज को करते हैं? हम चैलेंजेस ऑफ द सिचुएशन को रेजिस्ट करते हैं, हम स्वीकार नहीं करते जल्दी। सामने वाले इंसान ने अगर गुस्से में हमें कुछ बोल दिया, हम उसको ऐसा कैसे मुझे बोल दिया, इनको काम है तो क्या हुआ, इनका गुस्सा इनके पास, मुझे बोलने की क्या जरूरत थी। हम बोले नहीं, लेकिन हमारे मन में ये विचार चलते हैं, ऐसे बहुत सारे विचार चलते हैं। क्यों? क्योंकि हम स्वीकार नहीं करते हैं। और जब हम स्वीकार नहीं करते हैं उस चीज का, तो हम हमारे हेल्थ में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ले जा सकते। जब आप ये स्वीकार करते हैं आगे का 1 घंटा मेरा योगा का है, और मेरे दर्द में हल्का, मेरे शरीर में हल्का सा दर्द होने वाला है। मेरा जैसे 45 मिनट्स में रोज वेट ट्रेनिंग करती हूँ, 110 किलो का डेडलिफ्ट उठाती हूँ, मुझे पता है कि 110 और 120 किलो का मेरा मैक्सिमम है, और 120 किलो का नेशनल लेवल पे जो लड़की उठाती है उसका भी है। फिर मुझे बहुत लोगों ने बोला आप कंपटीशन में जाओ मैडम, आपको गोल्ड मेडल पक्का मिलेगा। और मेरा कोई पेड ट्रेनर नहीं, कोई सप्लीमेंट्स नहीं, कुछ नहीं, एकदम नेचुरल डाइट, एकदम नेचुरल डाइट। तो मैं ये मानती हूँ कि ये ना मुझे भगवान ने की आशीर्वाद है, कोई इंजुरी नहीं। सब लोग पूछते थे आपकी हाइट इतनी कम है, आपका वजन तो सिर्फ 50 kg है, अपने बॉडी से डबल कैसे उठा लेते हो? तो मैं बोलते पता नहीं यार, शायद ना मैं कभी अभी सोचती नहीं कि मैं उठा रही हूँ, हमेशा मेरे पीछे कोई है जो मेरे साथ उठाता है। तो लोग बोलते हैं आप कंपटीशन के लिए जाओ, तो फिर मैं सोचती हूँ मैं तो डॉक्टर हूँ, लेकिन जो कंपटीशन में आते हैं ना, उनकी फैमिली चलती है उस कंपटीशन में जो प्राइज मनी मिलता है उससे। अगर मैं कंपटीशन में चली जाऊँ, मैं गोल्ड मेडल मिलूं, मेरे पास जितना है उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो नहीं गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा, उनका एजुकेशन की फी कैसे होगी, लेकिन उनकी फैमिली उन पर डिपेंडेंट है। और उस टाइम पे ना मेरा जॉय खत्म हो जाएगा, और शायद मैं छोड़ भी दूँ। उससे अच्छा वो कंपटीशन के लिए काम नहीं करना है, जॉय के लिए काम करना है, मजे के लिए करना है।
और फिर वो मैंने अपने ट्रेनर को बता दिया कि आप मुझे काउंट भी मत करो, लेट मी एक्सरसाइज माय वे। ये दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, ये खुद की खुशी के लिए। आप जाओ, आप मेडल लेकर आओ, क्योंकि आपका ये प्रोफेशन है। और वो उनको इतना अच्छा लगा, क्योंकि फिटनेस में वो भी लोग इतना मेहनत करते हैं। हर इंसान जो अपर के लेवल पे जाता है काफी अपना टाइम एनर्जी देकर जाता है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आप जितना कंपैशन आपके अंदर रखेंगे ना दूसरों के लिए, उतना कंपैशन आप खुद के लिए महसूस करेंगे। अब जब आप सेल्फ लव के बारे में आप सभी लोगों ने सुना है, सेल्फ लव, एक्चुअली सेल्फ लव ना बहुत मिसअंडरस्टूड है। इसका समझा नहीं है कॉन्सेप्ट बहुत लोगों को। अगर कभी हमें मौका मिला तो हम सेल्फ लव पे एक स्पेशल सेशन कंडक्ट करेंगे इसी ग्रुप में। बहुत मजा आएगा आपको सुनकर। सेल्फ लव का सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि आपको ऐसा लगता है आप अगर खुद से प्यार नहीं करेंगे तो दूसरों से प्यार नहीं कर पाएंगे। मैं ये बोलूंगी, जब तक आप दूसरों के प्रति कंपैशन क्रिएट नहीं करते हैं ना, तब तक आपको खुद के बारे में सम्मान महसूस नहीं होता। अभी आप बताओ, आपको खुद के बारे में कब अच्छा लगता है? जब आप बहुत अच्छा काम करते हैं, करेक्ट? हाँ, आप जब बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, सबको अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है। ऐसा नहीं होता है कि आप खाना बनाते हैं, आपने खुद खा लिया, आपको अच्छा लगा, सेल्फ लव में है। दूसरे जब खाते हैं उनको मजा आता है, तब आपको अच्छा लगता है। अच्छा, कोई मैन ऑफ द फैमिली जब बाहर जाते हैं, जो जो भी उनको सैलरी या मंथली जो भी कमाते हैं, पूरे पैसे खुद पे खर्च करते हैं कि आके अपने फैमिली को कंट्रीब्यूट करते हैं, कभी खाना खाने ले जाते हैं, बच्चों के लिए कुछ लेते हैं, तो उसमें उनको खुशी मिलती है। अगर वो सोचे कि मैं सेल्फ लव में हूँ, अभी खुद के लिए ही कपड़े, खुद के लिए ये, खुशी उसमें नहीं है। सेल्फिश। हाँ, तो बेसिकली क्या है, जब आप ऐसा काम करते हो जिसकी वजह से दूसरों को खुशी होती है, तब आप खुद से ज्यादा प्यार करने लगते हो। आपके वजह से अगर किसी को खाना मिल जाए, भूखे को खाना मिल जाए, बस एक बार देखो खाना देकर, और वो भूखा बच्चा खा रहा है, आपको उसके बारे में तो अच्छा लगेगा, लेकिन आपको खुद के बारे में ज्यादा अच्छा कि कितना अच्छा काम किया मैंने, कि मुझे ये सूझा कि मैंने उसको खाना दिया। तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अगर किसी के पास कपड़े नहीं है, आप कपड़े दो उनको, आपका कॉन्फिडेंस, खुद के बारे में सम्मान बढ़ जाएगा कि आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ। तो हमारा सेल्फ लव मतलब हमारा खुद के प्रति प्यार तब बढ़ता है जब हम प्यार दूसरों को देते हैं। और जितना प्यार आप दूसरों को दोगे ना, उतना प्यार आपके अंदर जनरेट होगा, क्योंकि जो उसी वही दे सकता है जिसके पास भरपूर है। जिसके पास कुछ है ही नहीं, वो क्या देगा? और जितना प्यार आपके अंदर आप निर्माण करते हैं, उतना ज्यादा आप होलिस्टिक हेल्थ की तरफ अपने आप जा रहे हैं। फिर आपको हेल्थ के लिए कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। आपका 30 मिनट्स एक्सरसाइज इनफ है। आपको दिन भर 3-4 घंटे जिम जाने की जरूरत नहीं है। एक बार आप आधा घंटा मॉर्निंग वॉक कर लो, आधा घंटा लता जी के साथ योगा कर लो, खुश रहो, दूसरों को प्यार दो। लेकिन हमारा समय किस में जा रहा है? अभी यहाँ बहुत अच्छा लगता है, अब भी आप खाने के टेबल पे जाओ, किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया, या बच्चे ने गुस्सा कर दिया, या आपकी शिकायत कर दी, आपके मन में कुछ ना कुछ तो हलचल हो जाएगी। एक जजमेंट क्रिएट होगा, एक ओपिनियन क्रिएट होगा। अभी इसको दूसरे नजरिए से देखते हैं। ऐसा हुआ, यस, चैलेंज हुआ, तो आप उसे डिसरिगार्ड नहीं करेंगे। अच्छा, बच्चे ने चिल्लाकर बात की है, या झूठ बोला है, या गलत चीज की है, बच्चा हो या बड़ा हो, बुजुर्ग हो, आपके फादर इन लॉ, इवन मदर इन लॉ, उन्होंने गुस्से से बात की है। ऐसा क्या है उनके लाइफ में, ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से इनके मन में इतना डिस्टरबेंस है? उसे पता करते हैं। ऐसे आप जब करते हैं ना, तो वो चीज आपके बारे में नहीं है, वो तो उनके बारे में है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने मुझे बोला, तो यहाँ आपका ईगो एक्टिवेट हो गया। जितना आप ईगो में रहेंगे और हर्ट होंगे। फिर आप क्या बोलते हैं, मेरी जो मदर इन लॉ बहुत गुस्से वाली है, उनके साथ बात करना बड़ा मुश्किल है, हमने अभी बात करना छोड़ दिया है, उससे शांति है। बट ये इनकम्प्लीशन है, ये शांति नहीं है। आप जब ये सोचो, उनके मन में क्या तकलीफ हो सकती है जिसकी वजह से वो ऐसा बात कर रही है या कर रहे हैं, क्या मैं पता लगा सकती हूँ? और फिर आप उन्हें सुनेंगे कंपैशन के साथ, आप सुनेंगे, और फिर आपको उनके बारे में पता चलेगा, अच्छा ये है इसीलिए ऐसा है, ये तो मेरे बारे में है ही नहीं, ये तो उनके बारे में है। और जिंदगी भर मैंने ये सोचा कि इनको मेरे बारे में ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मेरे बारे में है ही नहीं। जैसे हमने लास्ट टाइम बोला था, ऑरेंज जूस, ऑरेंज से ऑरेंज जूस निकलेगा, तो उनके अंदर कुछ कड़वाहट है, इसलिए वो कड़वाहट बाहर निकल रही है, लेकिन वो आपके बारे में नहीं है। तो हमारा काम है वो कड़वाहट क्यों है उसे पता करना।
जब इस तरह से कंपैशन से हम दूसरों को ट्रीट करते हैं, तब उनको हम प्यार की स्पेस देते हैं। व्हेन वी लव अदर्स, वी स्टार्ट लविंग आवरसेल्व्स मोर। और आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए। पहले मुझे मेरे मदर इन लॉ से बहुत ज्यादा ये होता था कि वो इतना डोमिनेशन से बात करती है, क्यों ऐसा करती है, मैंने तो उनके साथ कभी बुरा नहीं किया, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। और उस टाइम पे मैं वेट लॉस से भी झगड़ रही थी, मैं जिम जाती थी, इतना हेवी वेट ट्रेनिंग करती थी, मेरा वजन ही नहीं कम होता था। और बहुत सारे लोग हैं ना जिनको ऐसा लगता है, हम रेगुलरली जाते हैं जिम लेकिन हमारा वजन कम नहीं होता। मैं तो 10-15 सालों से योगा कर रही हूँ, मेरा वजन कम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने हमारे अंदर कुछ एक्यूमुलेट करके रखा है दिमाग में। और फिर मुझे हमेशा लगता था, फिर ये सुनने लिसनिंग का स्किल्स ये किया। और फिर जब मैं उनसे उनका सुनने लगी मन लगाकर, मुझे दिखा कि उनका चाइल्डहुड बहुत चैलेंजिंग था। वो सबसे छोटी थी, उनके बड़े भाई बहन थे, उनके भी बहुत उनको काम करने पड़ते थे, और उन्हें ऐसे फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं था। तो अब जब वो इंडिपेंडेंट हो गई, तो उनको लगता है कि उनकी बहू ने वो करना चाहिए वो जो वो चाहती है। तो अगर मैं समझ लूँ उनको, थोड़ा सा सपोर्ट करूँ, तो शायद उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। सालों साल जब मैंने उन्हें सुना, तो अभी ऐसा है कि वो हर चीज के लिए मेरी सलाह मांगती है। और वो एक दिन उन्होंने आकर, जब मैंने ग्रेटिट्यूड के सेशन का कोर्स लिया था 1 महीने के लिए, तो वो सेशन होने के बाद उन्होंने मुझे 4 सोने की बैंगल्स गिफ्ट की और मुझे प्रणाम किया कि पल्लवी, तुमने मेरी जिंदगी में गुरु की जैसे आई, और तुमने जो शिक्षा दी उसकी वजह से मुझे बहुत मन की शांति मिली। ये मन की शांति की कीमत बहुत बड़ी है। और फिर वो अपने तबीयत पर काम करने लगी। तब तक मैंने उनको इतने डाइट चार्ट बना के दिए, ये बना के दिए, तो वो ईगो में थी, मैं इसका क्यों सुनूं, ये मेरी बहू है, मैं उसका सही सुनूंगी। और मैं हेल्थ में बहुत आगे थी, मुझे लगता था उनको अच्छा मिल जाए, मेरा इंटेंशन अच्छा था, लेकिन मैंने कभी गुस्सा नहीं किया। अब ऐसा है, वो मेरे ही अंडर एक डाइट फॉलो कर रही है। फिर मुझे बताती है, पल्लवी कल नहीं हो पाया। मैंने कहा, कोई बात नहीं, आई नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, एटलीस्ट आपने इतना तो किया। एंड फिर वो अपने बेटे को वो चीज नहीं बताती कि उनको डर लगता है कि वो चिल्लाएगा। पल्लवी, तुझे बताते हुए मुझे कुछ नहीं लगता क्योंकि तू सुनती है। अब देखो, सुनना इतना पावरफुल हो सकता है कि आपके रिलेशन के इक्वेशंस चेंज हो सकते हैं। इक्वेशन चेंज, लेकिन इसके लिए मानसिक मेहनत लगती है। और जब मैंने उनको सुनना चालू किया, समझना चालू किया, मेरा वजन फटाफट घटने लगा। क्योंकि मैंने गिव अप कर दिया ना। मैंने गिव अप कर दिया कि मेरा अटैचमेंट किस चीज के लिए साथ है, मेरे मदर इन लॉ ने इस तरह से बिहेव करना चाहिए। लेकिन मैंने उनको फ्रीडम दे दी, मैंने वो छोड़ दिया, उन्होंने ऐसा करना चाहिए, ये तो मेरी सोच है, ये ट्रुथ नहीं है, रियलिटी नहीं है। और उसके बाद जितना, जब आप ये अटैचमेंट छोड़ देते हो, ग्रेटिट्यूड में रहना आसान होता है। और फिर अपनी सोच से आप अपनी तबीयत को बनाते हैं। मेरे बेटे के साथ मैं हमेशा बात करती हूँ, मेरा बेटा 18 ईयर्स का है, तो वो हमेशा बोलता है और बातें करते हैं हम लोग, और अच्छी अच्छी बातें करते हैं, एकदम फिलोसॉफिकल। तो मैं उसको, वो बोलता है मुझे कि आप खुद को आज से 40 साल के बाद कहाँ देखते हो, नहीं लेकिन आप जब ओल्ड हो जाओगे तो फिर आपको मदद लगेगी, फिर आपको, मैं जहाँ रहूंगा वही आसपास घर लेना। तो मैं उसको बोलती हूँ हमेशा, बेटा देख, मैं जब 102 साल की हो जाऊंगी तो कौन से केक का फ्लेवर लेना है अभी से सोच ले। तेरी मम्मी कभी बूढ़ी नहीं होने वाली है, तेरे जब बच्चे हो जाएंगे तो संभालने के लिए मैं आऊंगी। 100th बर्थडे करना है, और ये कोचिंग का काम है ना, तब तक चालू रहेगा जब तक मैं जिंदा हूँ, क्योंकि कंप्यूटर तो हमेशा रहेगा। तो तब से जिससे वो छोटा है ना, हमेशा चिढ़ाते रहता है, मम्मी अब देखो, अब आज आपका इतना 40th समथिंग इतना बर्थडे आ गया है, अभी अभी तो मैं यंग हूँ, आज से 10 साल के बाद से कंपेरिजन में तो अब तो यंग हूँ। तो मैं कितना भी बर्थडे मनाऊं, मैं 75 की हो जाऊंगी तो तू बोलेगा तो 85 ईयर्स के कंपैरिजन में तो यंगर हूं ना। तो हमेशा ही गेट्स दैट। सो यू नो दैट कॉन्वर्सेशन दैट बिल्ड्स माई फेथ एंड ट्रस्ट इन मी, दैट आई विल बी यंग फॉर एवर। और वो जो मेरा बिलीफ है, वो मेरे बॉडी पे रिफ्लेक्ट होता है, इसीलिए लोगों से कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। तो देर इज नो मैजिक फॉर्मूला, वॉट यू बिलीव इन इज इंपॉर्टेंट। आप किस चीज में विश्वास करते हो। अगर आपसे, तो एक एफर्मेशन आपको मैं देती हूँ, आर यू रेडी फॉर द एफर्मेशन, जिससे आपके हेल्थ में, आपके रिलेशनशिप में, हर जगह फायदा हो सकता है। क्योंकि आजकल मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है, रिलेशनशिप ट्रबल। मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है कि नहीं हमारे पास इनफ पैसे नहीं है। स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है, अरे मेरा वजन घट नहीं रहा है, ऐसा है वैसा है। लेकिन एवरीथिंग इज हियर, माइंड में है। इस माइंड को ठीक कर दो ना, तो आपका हेल्थ भी ठीक हो जाए,
पहले के लोग जो है ना 200 साल के लोग ऐसे हर 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 वुमन मतलब एवरी वुमन वो एक्सरसाइज नहीं करती थी। जनरली एक्सरसाइज योगा आदमी लोग करते थे और जो विमेन दे यूज टू कुक एंड डू ऑल दैट, बट दे वर वेरी हैप्पी बिकॉज दे यूज टू टॉक टू ईच अदर फ्रॉम देयर हार्ट। वो एक्सप्रेस करते थे अपना पूरा। अगर सास की तकलीफ है तो 4-5 बहुएं अपनी साथ में बैठकर सास की चुगली करते थे, तो मन से कचरा निकल जाता था। तो आज बात करने के लिए कोई नहीं है, मन की बात करने के लिए। इसीलिए हम इतने सारे रोग और बीमारियों का शिकार होते हैं। या कोई अगर बीमारी भी नहीं है तो वजन बढ़ते रहता है, क्योंकि हमारे मन के अंदर कंप्लेंट्स बढ़ रही है। जितना हम स्वीकार करेंगे, लोगों को प्यार देंगे, उतना प्यार हम पहले खुद को देते हैं। जितना प्यार से आपके शरीर और मन को आप भरेंगे, उतना ही आपका शरीर और ज्यादा तंदुरुस्त, और ज्यादा मजबूत और रोग मुक्त हो जाएगा। तो मेरे कोचिंग सेशन में हमेशा जब कोई इंसान आता है तो पहले मैं उसका मेंटल इमोशन डायग्नोस करती हूँ। इसके पीछे इमोशन क्या है? उनको कंफ्यूजन है, उनको टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं माइंड में लो सेल्फ एस्टीम का इश्यू है। तो सबसे पहले उनके सेल्फ एस्टीम पे काम करना है। और जैसे आप सेल्फ एस्टीम पे काम करने लगते हैं, अपने आप वो इंसान एकदम बदल जाता है। ज्यादा हंसने लगता है, ज्यादा खुश होने लगता है। रिलेशनशिप में, घर में, especially housewives, they are really frustrated because they think that no one understands them. और जब हम उन पर काम करते हैं तो धीरे धीरे उनकी खुशी इतनी बढ़ने लगती है, उनके बच्चे उनको ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगते हैं। उनको सम्मान जो मिल नहीं रहा है, वो क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि अंदर ही अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन है और खुद के प्रति सम्मान नहीं है, तो दूसरों से सम्मान नहीं मिलता है। लेकिन अगर उनके सेल्फ एस्टीम पे कर कोई काम करे ना, तो वो इतने सम्माननीय हो सकते हैं। उनका कृतज्ञता बढ़ जाएगा, क्योंकि इतना सम्मान मिलेगा तो वो ग्रेटिट्यूड नेचुरली फील कर पाएंगे। आज हम ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते तो है, लेकिन थोड़ा बाहरी बाहरी हो जाता है, अंदर तक बहुत बार फील नहीं होता है। और जब तक हृदय से कृतज्ञता नहीं आती है, तब तक कुछ नहीं बदला होता है। और वो तब आएगा जब आप खुद के बारे में, यू विल बी एब्सोल्युटली इन लव विद एवरीवन अराउंड यू एंड इन लव विद योरसेल्फ। सो लव इज द मैजिक की टू हेल्थ। जो इंसान खुद से प्यार करता है वो रोज एक्सरसाइज करता है। जो इंसान खुद से प्यार करता है वो सेल्फ डिसिप्लिन में होता है। मेरे फेसबुक पेज पे मैंने एक सेल्फ डिसिप्लिन का पोस्ट लिखा था। उसमें वही बोला है कि सेल्फ लव क्या है? सेल्फ लव डिसिप्लिन का फॉर्म है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब क्या? कोई दूसरा नहीं बोल रहा है आपको जाओ एक्सरसाइज करो, जाओ अच्छा बहुत पानी पियो, जाओ अच्छे सा खाओ, जाओ उनसे अच्छे से बात करो। कोई दूसरा नहीं बोलता है, आप खुद को बोलते हो, क्योंकि आप खुद से प्यार करते हो। लेकिन अगर आप खुद का ख्याल नहीं रख रहे हैं तो आप खुद से प्यार नहीं करते हैं। और अगर आप खुद से प्यार नहीं करते हैं तो आप जिस भी भगवान को मानते हो ना, उसके साथ ये गद्दारी है, क्योंकि उसने आपको बनाया है इसके लिए नहीं कि आप खुद का ख्याल ना रखें। आप तो उसका क्रिएशन हो। तो सिर्फ भगवान की पूजा करने से काम नहीं चलेगा। खुद के अंदर जो भगवान है उसकी पूजा करना स्टार्ट कीजिए। वहीं से आपका हेल्थ, हैप्पीनेस और रिलेशनशिप स्टार्ट होता है। आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। वाह, थैंक यू पल्लवी जी, बहुत बहुत सही बात है। हम जब तक खुद से प्यार नहीं करेंगे तब औरों से प्यार नहीं कर पाएंगे। दोनों दोनों साइड से सर्कल है ये। और दूसरों को प्यार नहीं दे पाएंगे तब तक खुद प्यार महसूस नहीं कर पाएंगे। तो ये एक सर्कल है, दोनों यस साइड यस को देखो, यस, सीधा उल्टा एक समान। ऑसम ऑसम। औसम औसम। लेकिन पल्लवी जी, लेकिन ये जो चाबी जो खुद से प्यार करने के लिए जब हम अटेंड करते हैं क्लासेस, ये वो तो क्या बोले, टेम्पररी हमको हो जाता है कुछ ना कुछ। लेकिन ऊपर ऊपर से जैसे आप बोल रहे हैं, ऊपर ऊपर से, लेकिन जो डेप्थ में हमको खुद से प्यार करना है तो वो उसका फॉर्मूला आपको बताना होगा। बिल्कुल, हम वही मैं हाँ बोल रही हूँ कि हम एक बार ना हाँ सेल्फ लव का सेशन लेते हैं। हाँ। यस। अभी हाँ आपका डेफिनेटली। ग्रो चालू रखो, फिर बीच में जब भी हाँ आपको हाँ, ऐसा बीच लगे। बीच में हम लोग आपको हाँ लेते ही रहेंगे। हमको थोड़ा हाँ ये क्या बोलते हैं, बिल्कुल। थोड़ा पेपअप, थोड़े चैलेंजेस जैसे बोलते हैं ना, थोड़ा सा अपने को यस खुद को पुश करना है। और यस, तो सेल्फ हाँ लव में बहुत सारी चीजें हैं जो अभी कैसे है, किताब लिखने वाले जो लोग हैं, रोंडा बर्न और ये हाँ लोगों ने हाँ। खुद पे पहले
पहले के उन्होंने पहले 20-25 साल खुद पे बहुत काम किया, उन्होंने अपने हाँ लिमिटिंग हाँ बिलीफ्स को ये किया है, सब किया। उसके बाद वो ग्रेटिट्यूड में उन्होंने बुक लिखी। हमें क्या दिखता है कि उन्होंने ग्रेटिट्यूड से अपनी जिंदगी, ऑफ कोर्स उन्हें सवारी, लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या मेहनत की हमें पता ही नहीं है। उन्होंने अपने बिलीफ्स पर काम किया, उन्होंने अपने सेल्फ एस्टीम पर काम किया। तो हम सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स पर काम नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट चले जाते हैं ग्रेटिट्यूड पे। तो हमारा ग्रेटिट्यूड है तो बहुत, लेकिन जब तक सेशन चल रहा है तब तक अच्छा रहता है। जैसे रियल लाइफ में जाओ तो हमारा रियल वर्क जो है वो उतना ग्रेटिट्यूड वाला नहीं रहता है कभी कभी, क्योंकि इमोशंस आ जाते हैं। पल्लवी, मैं एक बात कहना पल्लवी जी आप चाहूंगी यहाँ पे। यस हेमा जी, प्लीज बोलिए। हाँ, हेमा पल्लवी जी को जी, बोल लीजिए, बाकी हाँ, सब म्यूट करें। हाँ हाँ हाँ, हेमा जी प्लीज बोलिए। हेमा जी अनम्यूट करो। हाँ 1 मिनट तब तक चालू रखे। 1 मिनट में मैं अच्छे से बोलना चाहती हूँ। हाँ, उनका जरा इंटरनेट का ये है, हाँ, क्रैक, आवाज इंटरनेट। क्रैक। हाँ, तब हाँ, तक कोई गीतिका बात जी नहीं। बताओ, गीतिका जी पूछना है कुछ। हाँ, गीतिका जी अनम्यूट। हाँ जी मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ अपने थायराइड के लिए, जैसे भी बताया था ना, अगर किसी को बाय बर्थ ही थायराइड हो तो मेरा नेफ्यू है, उसको है बाय बर्थ थायराइड, ऐसा फिर उसके साथ क्यों हुआ है, मतलब क्या करना चाहिए फिर? बहुत अच्छा सवाल है, बाय बर्थ ही क्यों है। देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बाय बर्थ, उनको ये इशू है, बाय बर्थ वो इशू है। अभी हम लोग सब लोग ना एक जर्नी पर है। और आपको क्या लगता है, आप 7 दिन तक एक ही ड्रेस में रहते हैं या आप ड्रेस चेंज करते हैं? चेंज करते? तो उसी प्रकार हम भी हमारा ड्रेस चेंज करते हैं 100 साल के बाद। और फिर जब हम वो दूसरा ड्रेस लेकर आते हैं तो उस ड्रेस में कुछ प्रॉब्लम्स होती है। क्यों? क्योंकि हमने पहले के जो संस्कार कैरी किए हैं ना, सोल अपने आत्मा के साथ, उसका वो मैनिफेस्टेशन है। अब इस चीज को समझना जरा मुश्किल है, क्योंकि समय भी कम है, तो मैं आपको पूरा नहीं समझा सकती हूँ। लेकिन इस तो पे, थोड़ा बहुत, आप थोड़ा बहुत समय ले सकते हो आप ऐसे कुछ। हाँ हाँ, लेकिन हाँ इसमें कैसा है कि आपने कभी देखा है, आपने बहुत सारे रियलिटी शोज देखे होंगे, 4-5 साल के बच्चे क्या गाना गाते हैं और क्या डांस करते हैं। या मतलब 50 साल की ट्रेनिंग भी दे दो ना तो हमारे जैसे लोग ना कर पाए, 50 साल की ट्रेनिंग के बाद भी नहीं। कहाँ से आता है ये सब? अच्छा, 3 साल का बच्चा मैथमेटिक्स के सॉल्व ऐसे कर रहा है, उसको अभी पढ़ना लिखना भी नहीं आ रहा है, लेकिन वो कैलकुलेशन करता है मेंटल। कहाँ से आता है ये? नहीं, हम कहते हैं ना, तो पेट से सीख के आया है बच्चा। पेट से मम्मी सीख के आया है, तो पेट से तो क्या, फैमिली में तो किसी को नहीं था मैथमेटिक्स या डांस नाच गाने का कोई। ये पुराने अफेज है संस्कार ना, होते हैं। ये अफेज ये पुराने है ना। पुरान संस्कार होते हैं जो ये हमारे सोल पुराने के साथ हमने कैरी किए हैं। और अब यस, जब यस, हमारा शरीर हम बदल देते हैं, वो संस्कार साथ में है। यस। तो ये मैं पूर्व जन्म या ये ऐसी बातें नहीं कर रही हूँ, मैं एक साइंटिफिक लेवल पे बात करती हूँ हमेशा, और मुझे वो अच्छा लगता है। न्यूटन का एक थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है, वी आर एनर्जी, एनर्जी इज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और कैन नॉट बी क्रिएटेड। और अगर हम एनर्जी है तो हम क्रिएट भी नहीं किए जा सकते और हम डिस्ट्रॉय भी नहीं यस, कर सकते। तो हम सिर्फ फॉर्म बदलते हैं, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। I am a doctor, so I believe in science. So I will always give you scientific explanation जो आप बिल्कुल समझ पाए। तो ये तो आप न्यूटन को तो मानते हैं, न्यूटन के डिस्कवरी पे तो किसी को ये नहीं है ना, डाउट नहीं है। सो इफ वी चेंज एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, then it depends upon what kind of energy our soul is carrying when it starts changing clothes. तो अभी हमारा काम क्या है, अगर बच्चे को कुछ भी है तो जो ट्रीटमेंट लेना है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से जो मेडिकल ट्रीटमेंट की फैसिलिटी, उसको तो लेना ही है कंपल्सरीली। उसके साथ साथ हम पेरेंटिंग में क्या कर सकते हैं, बहुत अवेयर पेरेंटिंग करनी होगी। उस बच्चे को जो पहले नहीं मिला वो अभी हमें देना है। और अगर वो बच्चा हमारे घर, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं लेकिन मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों? क्योंकि आपका उसके साथ एक बॉन्डेज है, आपका उसके साथ कुछ अकाउंट्स है जो क्लियर करने बाकी है। वो कर्मों का हिसाब किताब आपको यहाँ करना है क्लियर। और वो तब होगा जब आप जो जरूरी है वो चीज दोगे। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड है, आप रो रहे हैं, आप मेरे बच्चे को ऐसा क्यों हुआ, मुझे ये करना पड़ा, फिर आप मम्मी को फोन कर रहे, बहन को फोन कर रहे, सबको दुख दे रहे हो आप अपने प्रॉब्लम की वजह से, फिर वो दुखी, मेरे बेटे को इतनी तकलीफ क्यों। यू आर स्प्रेडिंग अ लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जी। इंस्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, ठीक है
मेरे साथ ये चैलेंज है, नाउ व्हाट कैन आई डू टू सॉल्व दिस। नेपोलियन हिल ने, थिंक एंड ग्रो रिच ने अपने बेटे पे क्या काम किया है। जैसे जैसे आप हेमा जी के साथ आगे जाएंगे आपको दिखेगा, उन्होंने तो पूरी अपनी जिंदगी दे दी है वो किताब के लिए। 40 साल तक उन्होंने अपने बेटे पर काम किया। तो नेपोलियन हिल वाह की बुक जो है, इस पे मेरा बिलीफ इसलिए है, ही हैज वर्क ऑन हिज सन जो सुन नहीं सकता था। हाँ, वो चैप्टर पढ़ लिया। वो चैप्टर पढ़ लिया तो सबको पता है। अगर वो कर हाँ, सकते, उन्होंने कितना पेशेंस रखा होगा। यस, उनके वाइफ के साथ उनके डिफरेंसेस आए, उनको जमाने से मतलब आसपास के लोगों से कितना सुनना पड़ा, ये करना पड़ा, बट ही वॉज श्योर दैट मेरे बच्चे ने सुनना ही है। एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन आई, हाँ, उनके कानों में गई, फिर वो सुनने लगा, माता माता से बात करने लगा, तो माता की आवाज उनके पास आई। सभी लोग, यस। सभी मेरे पार्टिसिपेट सबने सुने थे ना ये चैप्टर। यस, यस डन यस करो। यस। तो अगर वो कर सकते हैं तो हाँ, मैं तो हमेशा वहां से प्रेरणा लेती हूँ। अगर नेपोलियन हिल कर सकते हैं उस टाइम, यस, यस, 150 साल पहले, तो आज हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर अपने यस, बच्चे में कोई भी हेल्थ की प्रॉब्लम है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ये देखना है कि मेरा रोल क्या है। अगर ये मेरे लाइफ में बच्चा है या इंसान है, कोई भी आपके फैमिली में किसी की तो इसमें मेरा रोल क्या है, मुझे उसे क्या देना है। तो आपको क्या देना है ये सोचना है। आपको क्या मिल रहा है वो नहीं देखना है। आपको क्या मिल रहा है, तो आपको तो दुख मिल रहा है, क्योंकि आप उसका दुख नहीं दे सकते। जितना उस पर ध्यान दोगे उतना दे ही नहीं पाओगे। क्योंकि संतरा संतरे का ही जूस देगा, दुखी इंसान दुख ही देगा। तो आप ये देखो कि मैं क्या दे सकती हूँ। तो मैं अगर क्या दे सकती हूँ, मैं वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा तो शायद मुझे उसका सुनना है ज्यादा, क्योंकि पहले उसके टाइम में किसी ने उसको सुना नहीं होगा शायद। तो वो वेट कर रहा है, इसलिए वो मेरा बच्चा है, क्योंकि यस। मैं उसे सुन सकती हूँ। तो मैं सुनूंगी उसको। वो कुछ भी शैतानी करे, मैं उसको करेक्ट करने की कोशिश नहीं, मैं पहले सुनूंगी और समझने की कोशिश करूंगी और धीरे धीरे उसे गाइड करूंगी। आई विल नॉट प्रूव हिम रॉन्ग ऑल द टाइम। हम बहुत बार क्या करते हैं, बच्चों को परफेक्ट करने के चक्कर में, ठोक पिट करने के लिए, ऐसा करो वैसा करो, लेकिन वो बच्चा परफेक्ट होके आया है, उसे इम्परफेक्ट बना देते हैं। वो तो भगवान से आया है, वो प्योर है। तो अभी जैसा है उसको उसको उसका खेलने का, उसको सुनो, उसको समझो, उसकी मन की आवाज सुनने की कोशिश करो। वी डोंट नो, मिरेकल्स हैपन, मिरेकल्स हैपन। ठीक हो जाएगा, थायराइड भी ठीक हो जाएगा, हमें क्या पता। नेचुरल हार्मोन सिक्रेशन जो है ना थायरोक्सिन का, वो बॉडी में कब होगा, जब वो बच्चा और ज्यादा रिलैक्स, अगर उसको जितना ज्यादा दुखी में रहोगे तो उसके बॉडी में कॉर्टिकोस्टेरॉइड ज्यादा सिक्रेट होगा। अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड एड्रेनलिन सिक्रेट हो रहा है तो थायरोक्सिन या अपने हैप्पी हार्मोन सिक्रेट ही नहीं हो सकते, तो उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। दैट्स व्हाई हैप्पी मदर्स मेक हैप्पी एंड इंटेलिजेंट एंड सक्सेसफुल चिल्ड्रन। तो अपने हैप्पीनेस पर काम करना, अपने इमोशनल ब्लॉकेजेस पे काम करना, ये अपने बच्चों के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। आपके बच्चे बड़े भी हो ना, 18-19 साल के हो, लेकिन अगर आपके इमोशंस पर आप काम कर रहे हैं, आपके बच्चों की शादी भी हो गई, दूसरे देश में भी हो, फिर भी आप जब अपने अपने ऊपर, अपने भावनाओं पे काम करते हैं, तब आप अपने बच्चों का लक बढ़ाते हैं। क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, एक बच्चा अपने माँ या पिताजी, माँ हो या पिताजी, उनके साथ उनकी जो कनेक्शन होता है वो कभी टूटता नहीं है, वो रहता ही है। तो आप जो फील करते हो वो एनर्जी आपके बच्चे पर तक पहुंचती है। तो अगर आप दुखी हो, स्ट्रेस्ड हो, अरे मेरे बच्चे की मुझे बहुत याद आ रही है, उसको वो एनर्जी जाएगी, अब उसके काम बनते बनते रह जाएंगे। तो आप उसे बोलोगे उसका लक खराब है। लक कहाँ से आ रहा है? जो एनर्जी आप रेडिएट कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए। इसलिए अपने इमोशनल ब्लॉकेजेस पर काम करना जरूरी है, हर वुमन को और हर मैन को, एवरी पर्सन, बिकॉज यू improve the luck of your children. That is the greatest gift you can give to your children. Your emotional well-being, your health, mental health and physical health. जो आप दोगे वही आपके बच्चे उनके बच्चों को देंगे। तो ये जनरेशनल ट्रॉमा है जो हम कैरी करते हैं, लेकिन हम जनरेशनल वेलबींग भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अपनी चॉइस है। आज इतना कुछ थैंक हमको यू ये मैम, समझा कि थैंक कितने यू। आई ओपनर्स आए हैं, क्या क्या था। अभी और इसको कैसे इसके रिजॉल्व करें, कैसे रिजॉल्व करें। आज इतना हम लोग के लिए जैसे यार गेटिंग इन टच विद व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट हैज टू बी रेक्टिफाइड,
बट नाउ वी हैव टू गो मोर इन द जर्नी कि क्या और क्या करें जिससे हम वी गो मोर एंड मोर टुवर्ड द राइट पाथ, है ना, यस, दैट वेरी डायरेक्शन। नाइस। अभी तो हेमा जी के साथ आप बिल्कुल थिंक एंड ग्रो रिच के अच्छे पाथ पर हो। तो मैं तो हाँ, बहुत यस पहले यस तो हेमा जी को हम बहुत ज्यादा धन्यवाद देंगे, डॉक्टर यस। अजीत को भी मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगी, राजेश जी को। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं काम कर रहे हैं। एक तो आप सब लोग सुन रहे हैं इतने अच्छे से, दूसरी बात मैंने प्रिया जी के बारे में भी सुना है, लता यस, नड्डा जी के बारे में सुना है। तो मैं हाँ, सभी को बहुत बहुत मतलब प्रणाम मेरा, और बहुत बहुत उनके लिए प्रशंसा, क्योंकि बहुत हम्म, सुंदर काम इन्होंने हाथ में लिया है। इनके साथ आप जुड़े रहें, क्योंकि वो आपके लाइफ में भगवान ऐसे अवतरित तो नहीं हो सकता, लेकिन कुछ लोग कुछ एनर्जी कुछ किताबें लेकर ऐसे इनडायरेक्टली हमारे लाइफ में भेजते रहते हैं। तो उसका हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, वो गिफ्ट है यूनिवर्स का। दूसरी बात मैं ये मानती हूँ कि हमें अपनी भावनाओं पर हमेशा काम करते रहना है। जब तक हम जिंदा है तब तक हमें अपनी भावना को इमोशनल रेगुलेशन पे काम करना है। क्यों? जैसे हमने लास्ट सेशन में देखा था, डाउनलोडिंग आपने मैंने बताया था आपको डाउनलोडिंग के बारे में। नो, नो। तो हमारे माइंड में जो चल रहा है ना, हम्म, एक स्टोरी क्रिएट करते हैं हम, जजमेंट। जब तक हम हम्म, जिंदा है ना, हमारा माइंड वो स्टोरी क्रिएट करते रहेगा। हम्म, तो जब तक हम जिंदा है तब तक हमें अपने इमोशंस पर काम करना है। जो ये जो माइंड अपना स्टोरी बताएगा, जो जजमेंट बताएगा, जो डाउनलोडिंग, उसको बाजू रखना, उसको पार्किंग, गाड़ी जैसे पार्क कर देते साइड में, हाँ हाँ जैसे पार्क करना, इसके लिए हमें खुद को ट्रेन करना जरूरी है। यस। और वो एक सेशन दो सेशन से नहीं आता है, दैट रियली रिक्वायर्स ट्रेनिंग। आई टुक 2 years फ्रॉम माई कोचेस टू गेट ट्रेन। So it's like an extended educational program, because when you work on your mind, you give freedom to yourself, you give good health to yourself, you give invaluable things to your children. दैट्स आपके बच्चे दुनिया में जाएंगे ना, कॉन्फिडेंट बीइंग जाएंगे, लड़की हो या लड़का। फियर में नहीं जाएंगे, दे विल ऑपरेट फ्रॉम लव, बिकॉज यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम लव। तो मैम ये नेपोलियन बुक जो है ना हमें सिखाने के लिए आई है। एग्जैक्टली। तो नेपोलियन में जितना भी माइंड के बारे में, विचारों के बारे में, सक्सेसफुलता, सफलता, असफलता के बारे में जितना भी वो बता रहे हैं, हमारा माइंड के लॉक खुलते जा रहे हैं। सही बात है। और जो हमारे पहले के रिकॉर्डिंग भरे हुए हैं, पहले के डाउनलोडिंग किए हुए हैं, वो साइड बाय साइड खुद खुद होते जा रहे हैं। जैसे ही हम नेपोलियन बुक को रोज 2 पैराग्राफ भी पढ़ रहे हैं, अरे हाँ ये ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। तो मुझे मुझे आपसे यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा उन शब्दों में यहाँ पे थोड़ा आप समझाएं कि मेरे पार्टिसिपेट में ऐसे भी लोग हैं, अभी तो बहुत अच्छे हो गए हैं मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन कभी कभी उनके मन में धारणा ऐसे हो जाती है कि हेमा दीदी हम आपके साथ जब तक हैं हमारा माइंड अच्छे से चलने लगता, जब कभी हमने 1-2 दिन हमने आपके साथ नहीं बैठे तो हमारा माइंड फिर से घूमने लगता है। और उसके बाद मेरा कई ऐसे पार्टिसिपेट में है अधिकांश कि मेरा कुछ भी अच्छा नहीं है घर में, मेरा कुछ भी अच्छा नहीं, ये भी यहाँ ये एरिया भी ऐसी है, ये एरिया भी ऐसी है, ये एरिया भी ऐसी है, मैं कितना भी सुन रही हूँ लेकिन मेरे साथ ऐसा अभी भी अच्छा नहीं हो रहा, अभी भी अच्छा नहीं हो रहा। तो अब मैं उनको बहुत समझाना चाहती हूँ, आपने कहा कि पहले आप खुद की सुनो, दूसरों की सुनो, अभी आपकी हमने सुना तो कहीं ना कहीं हमारे लॉक सिस्टम खुले। करेक्ट। तो ऐसे सुनने के लिए मेरे पार्टिसिपेट को ये समझाएं, आप पहले सुनने की कोशिश करो, कहीं ना कहीं ऐसा कोई शब्द दिमाग में बैठ जाता है, तब जाके हमारा रोज आने से फर्क पड़ेगा। हम एक दिन आए, एग्जैक्टली। 4 दिन नहीं आए तो उसमें एकदम सही। हमारा कुछ कुछ नहीं होने वाला। अगर इन्होंने जो बोला ना, रेगुलरली ये जैसे मैं बहुत क्लास चला इम्पोर्टेंट। रही हूँ, यस। रेगुलरली जैसे मैं क्लास चला रही हूँ कि मैं आज किसी काम की वजह से अगर मैं आउट ऑफ स्टेशन गई तो मैंने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, फिर भी मेरा मन नहीं माना, अभी भी मैं वहां उस घर में भी जाके मैं यहाँ बैठी हूँ कि मैं क्या कह रहे हैं। तो कहने का मतलब है हमारे पार्टिसिपेट को ये इतना समझना चाहिए कि हमको रोज क्लास अटेंड करना है और रोज इन बातों को समझना है, तो हमारे घर की सिचुएशन अपने आप बदल जाएगी। देखिए, अभी जो हेमा जी ने बोला है ना, एकदम 100% सही बात बोली है। मतलब अभी मैं आपको बताती हूँ हमारा ब्रेन कैसे वर्क करता है। हमारा ब्रेन मतलब अभी देखो, एक दिन अगर मैंने कहा कि मैं 15 years से मैं रोज एक्सरसाइज करती हूँ, अगर मैंने एक दिन हफ्ते में एक्सरसाइज नहीं की तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? अब सिमिलरली मैं 15 साल से एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक दिन एक्सरसाइज की, फर्क पड़ेगा कुछ? कुछ भी नहीं। वैसे ही अगर आपका थिंक एंड ग्रो रिच बुक रीडिंग अगर 1 महीना चलने वाला है,
उसमें आप 4 दिन सुनते हो, फिर 2 दिन नहीं सुनते हो, 1 दिन सुनते हो, 4 दिन नहीं सुनते हो, तो आपके ब्रेन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन को रेगुलरिटी पसंद है, कंसिस्टेंसी पसंद है। जब आप रोज रोज वो एक ही चीज करते हो तब ब्रेन में बदलाव आते हैं। अगर आप कुछ दिन करेंगे फिर छोड़ देंगे, कुछ दिन करेंगे कुछ छोड़ देंगे, तो वो इफेक्ट ही नहीं आएगा। वो जो चीज है, क्योंकि ये नई सोच है आपके। हम बचपन से जैसे बड़े हुए हैं ना, तो हमें थिंक एंड ग्रो रिच तो कभी किसी ने बोला ही नहीं। किसी ने बोला कि कोई सोचोगे तो अमीर बनोगे? सब लोगों ने बोला ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ वो करो। हमेशा हमारे पेरेंट्स ने, हमारे टीचर्स ने ये बोला, हम जो बोल रहे हो वो सुनो, अपना दिमाग मत लगाओ। तो थिंक एंड ग्रो रिच बहुत दूर की बात हो गई। तो हमारे बचपन में अगर हमें वो शिक्षा ही नहीं मिली है, तो हमारा ब्रेन मानेगा कैसे थिंक एंड ग्रो रिच? नहीं मानेगा। इसीलिए हमें रोज यहाँ बार बार, जैसे अगर हेमा जी क्लास ले रही है, अपना टाइम दे रही है रोज, अगर आप आएंगे उनके साथ जुड़े रहेंगे, तो क्या होगा? थिंक एंड ग्रो रिच का टी आएगा पहले दिमाग में, फिर धीरे धीरे एच आएगा, तो ये ग्रो के डब्ल्यू तक पहुंचने के लिए थोड़ा समय लगेगा। और हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर नेपोलियन हिल 40 साल तक कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम बिल्कुल कर सकते हैं। यस। सो नाइस, इतना इतना एनलाइटनिंग सेशन, बहुत। हेमा पल्लवी जी जी, के सेशन इतने इतने सुंदर रहते थे, हम छोड़ने को हमारा मन ही नहीं कर रहा। पत्नी जी, मैं एक्चुअली थोड़ा सा हाँ ये बताओ। कहती हूँ कि पॉजिटिव एटीट्यूड, हम जैसे अब हम लोग तो सुन रहे हैं रेगुलर, तो वो चीज हमारे अंदर भी आ रही है। लेकिन जो लोग नहीं सुनते हैं, जैसे हेमा दीदी कहती है ना, हमारे चारों ओर अदृश्य शक्तियां हैं, चाहे सिचुएशन जैसी भी हो। हम लोग जैसे मैजिक बुक में भी हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग जो चाहते हैं परिणाम, उसको पहले से ही विजुअलाइज करें और शुक्राना करना, हर चीज का शुक्राना करना शुरू करें, तो वो चीज मैजिक कैसे होगा हमको पता ही नहीं पड़ेगा। पूरा सरेंडर भाव से, पूरा मतलब समर्पित भाव से उसको करें। तो ये चीज हम चाहते हैं पल्लवी जी थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दें एक बार फिर से मेरे लिए, क्योंकि सब लोग नहीं सुनते हैं ना रोज, कोई कभी आती है। लेकिन जीवन में मैं नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना चाहती हूँ, बहुत सारे बीडी ऐसे होते हैं कि हमें थोड़ा उलझाते हैं। अच्छा, तो हम अभी अभी आप मुझे बताइए संगीता जी, आप जब बाहर जाती हैं, तो आप कपड़े चेंज करती है, फिर आप अपनी गाड़ी लेके जाना है, तो आप चप्पल पहनती है या शूज पहनती है, या बिना चप्पल शूज के चले जाती है? चप्पल और शूज सब पहन के, जो भी पहनना होता है पहन के शूज जाते हैं पहन के? कपड़े तरीके। क्यों शूज, बिना शूज पहने क्यों नहीं जाते? क्योंकि लगता है कांटे भिड़ेंगे अगर हम ऐसे चले गए, पैर बंधे होंगे। अच्छा, और ऐसा लगता है आपको? जी हाँ। हाँ, तो लेकिन मेरे पास एक आइडिया है, जी आप सुनना चाहोगे? बिल्कुल। जहां जाना है वहां हम कारपेट बिछा देंगे ना, और आप बिना चप्पल के जाइए। पॉसिबल बिल्कुल, है? अगर कारपेट बिछा देंगे तो हम बिना चप्पल के जा सकते हैं। तो आप अभी मैं आपको हेल्प नहीं करने वाली हूँ कारपेट बिछाने के लिए। आपको करना है, जैसे आप मार्केट जाएंगे, पहले कारपेट बिछा कर आएंगे, उसके बाद चप्पल उतार के जाएंगे। फिर आप कहीं भी, मतलब आपके पेरेंट्स से मिले, आप सहेली से मिलने जा रहे हैं, फैमिली के साथ खाना खाने जा, हर वक्त मैंने आपको बोला है, आपको चप्पल पहन के अभी नहीं जाना है, आप कारपेट बिछा कर ही जाएंगे। तो कुछ दिनों के बाद आपको क्या लगेगा? वो आदत पड़ जाएगी ना। आदत पड़ जाएगी। तो आपको ऐसा लगता है कि ये मतलब आसान काम है या मुश्किल काम है? शुरू में तो मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आदत पड़ जाएगी तो वही चीज आसान लगेगी। हाँ, तो मतलब आपका कहना ये है कि अगर आप कौन से शहर में रहते हैं? जी मैं सीतापुर में रहती हूँ। सीतापुर में रहते हैं। तो सब्जी खरीदने जाना है, और मैंने बोला कि आपको बिना चप्पल के ही जाना है अभी, तो फिर हम्म। कारपेट कारपेट डालना क्यों है? ताकि हम आराम से पहुंच सकें सब्जी मंडी। हाँ, ओके। तो अभी आपकी बेटी या बेटा आया आपके पास, उन्होंने हम्म। बोला मम्मी अभी ना बहुत दिनों से ये कारपेट डालने का काम चल रहा है, अभी इतने कारपेट मतलब खराब हो गया ना, अब मैं और कारपेट अफोर्ड नहीं कर सकता या कर सकती। अब कुछ दिन आपने गए, आप खुद कारपेट डाल कर आए,
और 2-3 लोगों को काम पे लगा दिया। 8 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 4 महीने के बाद आपको आदत भी हो गई। 1 साल के बाद जब आप हर वक्त हर जगह कारपेट डालने जाएंगे और दुनिया के बाकी लोग वो नहीं कर रहे हैं, तो उनका ओपिनियन आपके बारे में क्या रहेगा? वो समझेंगे कि ये पागल है, क्यों ऐसा सोचेंगे? क्योंकि सब मेरे से सहमत नहीं है ना। अब जैसे मैं शुक्राना करने के लिए सबको कहती हूँ, हाँ। तो अगर मेरी एनर्जी हाई है तो हम्म। सामने वाला मेरी बातों से प्रभावित होगा, लेकिन हाँ। अगर मेरी एनर्जी लो है तो हम्म। सामने वाला उसको इग्नोर करता है। अब और मैंने फ्रिक्वेंसी की भी हाँ बात होती है। हाँ कोई कोई ऑलरेडी आ चुके हैं उसमें, तो वो मानते हैं मेरी बात। जो नहीं आ चुके, वो उनके लिए तो एग्जैक्टली। है, हाँ, ग्रेटिट्यूड है उनको लाइफ अभी में। अभी उन्होंने पूछा आपको, आप ये कारपेट क्यों डाल रहे हो, इतनी तो मेहनत क्यों करवा रहे हो हमसे? तो कह देंगे कि हम आराम से जाना चाहते हैं, आराम अच्छे, से जाने का मतलब क्या है? कोई प्रॉब्लम ना हो और हम आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए। तो कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? यही कि अगर हम ऐसे जाएंगे तो पैर गंदे हो सकते हैं, कांटे चुभ सकते हैं, या कोई हाँ। गंदगी लग सकती है पैरों में। और जब आपने बोला कि लोग बोलेंगे पागल हो गई है क्या, तो लोग ये बोलेंगे आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हर जगह कारपेट डाल रहे हो, उससे अच्छा आप ही एक चप्पल पहन के ना जाओ। हाँ, ये बोलेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या आसान है, कारपेट बिछाना आसान है कि चप्पल पहन के जाना चप्पल आसान? पहनना ज्यादा आसान है। ऐसे ही खुद के भावनाओं पर काम करना आसान है, दूसरों को पॉजिटिव थिंकिंग में लाना मुश्किल है। राइट, कितना कारपेट डालोगे? सही बात। कभी ये कभी बात थक जाओगे, आसपास के लोग भी थक जाएंगे आपके एडवाइसेस सुनकर। हम्म, जाओ कारपेट बिछाओ, जाओ पॉजिटिव थिंकिंग करो, जाओ ग्रेटिट्यूड करो। पॉजिटिव थिंकिंग ग्रेटिट्यूड में आप हो क्योंकि आपको अच्छा लगता है और आपके दुनिया में वो सही है, लेकिन उनकी दुनिया में उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, एंड दैट्स ओके। उसकी वजह से वो बुरे नहीं हो गए, उसके वजह से तो वो बुरे नहीं हैं, वो भी उतने ही अच्छे जितने आप हैं। लेकिन आसान तरीका वही है कि आप अगर खुद चप्पल पहनोगे, शूज पहनोगे, तो आपको इस दुनिया में हर जगह कारपेट डालने की जरूरत नहीं है। सही बात। खुद को बदलना है, खुद को बदलना है। नहीं तो कुछ सालों के बाद कारपेट डाल डाल के इतना थक जाओगे, फिर बोले मुझे बाहर ही नहीं निकलना है, जाओ छोड़ दो, शूज भी छोड़ो, कारपेट भी छोड़ो। सही। मानसिक ताकत कम हो जाएगी। वाह। या और इसलिए हेमा दी, एक वो जो आप हमेशा बताते हैं कि हमारे आसपास दैवीय शक्तियां हैं, एंजल्स हैं, हमेशा हम हमारे पास आसपास हमेशा वो रहती हैं। तो जब हम सरेंडर करते हैं और हम ये सोचते हैं जैसे कुछ भी है कि भाई ये चीज, और वैसा इमेजिन करते हैं, तो वैसा रिजल्ट भी हमें मिलता है। हाँ, तो ये चीज हम चाहेंगे दी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। वो भी हमारा ही प्रतिबिंब है। यस, दैवी शक्ति है, लेकिन हम पर डिपेंड करता है ना, हम किस नजर से देखते हैं और हम क्या लेते हैं। अगर हमारे सोच में ऐसा है, अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हस्बैंड हमेशा गुस्सा ही करते हैं, कोई ये नहीं, अभी मुझे आदत हो गई, 20 साल हो गए शादी को, अभी क्या ज्यादा सोचना है, अभी हमने स्वीकार कर लिया है। अब मैं वही चीज देख रही हूँ, अब दूसरा कोई इंसान आएगा और देखेगा, हाँ यू आर सो लकी, यू आर सच अ नाइस हस्बैंड, और ये वो क्यों? क्योंकि मेरे हस्बैंड उन पे गुस्सा नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कभी कभी ऐसा समय है जब मेरे हस्बैंड गुस्सा नहीं होते, लेकिन मैं उनका सिर्फ डार्क साइड देख रही हूँ, उसको मैं जनरलाइज कर रही हूँ। अब जब मैं उसी को देख रही हूँ तो उनकी मुझे ब्राइट साइड नहीं दिख रही है। करेक्ट? क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जो आप देखोगे वो आपको दिखेगा। किसी दूसरे इंसान के लिए माय हस्बैंड इज वेरी हेल्पफुल, ही इज एन अमेजिंग सन, ही इज अ ग्रेट फादर, ही इज अ वेरी नाइस ब्रदर। तो मैं वो अगर पार्ट नहीं देख पा रही हूँ, इसका मतलब मेरे अंदर जो भी दैवी शक्ति है उसको मैंने उजागर नहीं किया, क्योंकि मैं वो फील नहीं कर रही हूँ। लेकिन एक बार अगर मैंने ये सोचा कि अच्छा चलो दूसरे नजरिए से देख कर देखते हैं, एक्सक्यूज मी, तो मुझे ये दिखेगा कि अच्छा उनका ये भी है। अच्छा, एक इंसान को जानने के लिए ना आपको पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी, उसके अंदर इतने सारी चीजें हैं। तो आप जो दैवी शक्ति आसपास की बात कर रहे हैं ना, वो हमारा ही
रिफ्लेक्शन है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग उसे महसूस कर सकते हैं क्योंकि उनके अंदर उन्होंने उसको स्टिमुलेट किया। अगर आपके अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों के बारे में कंप्लेंट्स है या आपको ऐसा लगता है उन्होंने पॉजिटिव थिंकिंग करनी चाहिए, मैं ही खुद ग्रेटिट्यूड क्यों करूं, या फिर उनका बिहेवियर ऐसा है, तो आपके पास कितनी भी दैवी शक्ति है वो आपको दिखेगी ही नहीं। क्योंकि आप डार्क में हो तो आपको डार्क दिखेगा, आप एंजेलिक एनर्जी में हो तो आपको एंजल्स दिखेंगे। सही बात। आपके अंदर जो है वही आपको दिखेगा। ये दुनिया मतलब ना शीशे है, ये दुनिया शीशा है, आईना है। ओके, आई गॉट इट। Yes. Thank you for asking. Thank you for your curiosity. I truly appreciate the way you asked questions and tried to seek guidance. यस, थैंक सुनीता जी यू। हमेशा पूछती हैं कुछ ना कुछ। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छी बात उसका है। भी करेज लगता है ये सब पूछने के लिए, ये बड़े अमेजिंग। मंच पे। यस। बिल्कुल। खुशी जी थोड़ा सा पूछना मैम चाहते हैं। खुशी जी, खुशी जी, मैम कौन पूछ रहा है? हाँ, खुशी खुशी अनम्यूट करो, बाकी सब म्यूट करो। खुशी खुशी। हेमा हेमा मैम, थैंक यू सो मच। अदिता मैम, अगर ये वाला जो मेरा सेशन है ना, मतलब जो मैं अटेंड करती हूँ, उसके बगैर मैं पूरे डे की कल्पना नहीं कर सकती, बिकॉज ये इसी से ही मेरे में पावर आती है। सबसे पहले थैंक यू आप लोग को। और पल्लवी जी से भी मैं ये पूछना मैम से पूछना चाहती हूँ, मैम थायराइड, मुझे खुद थायराइड है, तो मैं अपने लिए क्या चीज करूँ कि जिससे मैं उसको चेंज कर पाऊँ? सबसे पहले अगर आपको थायराइड है तो आपको ऐसा लगता है कि आसपास के लोग आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, करेक्ट? हम्म। आपको ऐसा लगता है आपके घर पहले में, था, हाँ, लेकिन अभी मतलब क्या अभी अंदर है? जब से ये अभी क्या अटेंड अंदर है? करने लगी हूँ ना, अभी एक, नहीं ये सब चीज हो रही है। हाँ, अभी ये अटेंड कर रहे हो तो एक नया थॉट मिला है, लेकिन मन के अंदर यस कहीं ये छुपा हुआ है कि मुझे यस। कोई समझ नहीं सकता, मेरी बात कोई सुनता नहीं है। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है, खुद को हमें पूछना है, क्या मैं उनको समझने की कोशिश कर रही हूँ और क्या मैं उनको सुन रही हूँ? क्योंकि मेरे पास तो वही आ रहा है ना जो मैंने दिया है। ओके। अगर मुझे लगता है कि वो मुझे नहीं समझ सकते तो मेरे जिंदगी में भी कुछ लोग हैं जिनको मैंने समझने की कोशिश नहीं की, इसीलिए मुझे ये दिखाया जा रहा है ताकि मैं उनको सुनने की, उनको समझने की कोशिश करूं। आप जो दोगे वही आपको मिलेगा, लेकिन उनको सुनना इसका मतलब ये नहीं है कि टॉलरेट करना। टॉलरेटिंग रॉन्ग थिंग्स और लिसनिंग दोनों अलग है। बहुत बार लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। यही लास्ट टाइम भी आपसे मेरी बात हुई थी, तब आपने मुझे एक पॉइंट बताया था कि सामने वाले को बोलना कि ये आपका नजरिया है, मेरा नहीं है। तो उससे मुझे बहुत इफेक्ट पड़ा था और वो नेक्स्ट डे ही बात हुई थी। बट वही यहाँ पे यही कंफ्यूजन है कि जैसे अब मैं थॉट्स डाल रही हूँ धीरे धीरे चेंज हो रहा है। बट गुड, तो वो करते रहो क्योंकि अभी अभी आपने वो चीज सीखी है। जितना ज्यादा मैं जी। इंफॉर्मेशन दूंगी ना उतना माइंड क्लाउड हो जाएगा। उस एक ही डिस्टिंक्शन को यूज ओके। करो कि यस, आपका ये नजरिया है, मैं उसका सम्मान करती हूँ, लेकिन सम्मान करना और अग्री करना दोनों अलग चीजें हैं। आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन बट आई डोंट अग्री विद योर डिसीजन। समझ रहे हैं? यस। जी। अगर मेरे हस्बैंड ने बोला कि आज हमें खाना खाने जाना है इस रेस्टोरेंट में, I respect your decision and intention कि you want to have a good time with me, and I truly respect that. But I'm sorry, I don't want to go to that restaurant because I have my coaching call, so I cannot go out for dinner. तो मैंने ये नहीं मुझे नहीं जाना है, मेरा कोचिंग कॉल है। अब मेरे हस्बैंड के माइंड में क्या डाउनलोड आएगा? ये तो हमेशा बिजी रहते हैं, इसका हमेशा कंप्यूटर पे कुछ ना कुछ चलते ही रहता है, इसको तो फैमिली के लिए समय ही नहीं है। तो आप क्या रेडिएट करते हो, आप किस तरह से उस सिचुएशन को देखते हो, आप क्या एनर्जी देते हो उनको, वही यस, आई आपका। वाज डूइंग लाइक दैट। हाँ, मैंने नहीं जाना। मैंने नहीं जाना ऐसे हम उस, तो मैंने नहीं, अभी आपने जो हाथ किया यस ना, व्हाट यू यू एग्जैक्टली। रिजेक्ट देम, दैट्स व्हाई दे रिजेक्ट यू। इफ यू ओके। रिजेक्ट देम दे रिजेक्ट यू, सिंपल है। हम हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम खुद के अंदर हम खुद को नहीं झांक सकते हैं। हम दूसरों को जज करने में इतने बिजी है कि हम खुद के अंदर खुद को देख ही नहीं पा रहे हैं। वर्षा जी को कुछ पूछना है? मैं कुछ पूछूं? हाँ, एक मिनट, पहले वर्षा जी को अनम्यूट किया है तो वर्षा जी को पूछने दे, फिर उसके बाद। हाँ, वर्षा जी बोलो। नमस्ते पल्लवी जी, नमस्ते। आवाज आ रही है? यस। यस यस। जैसे
जैसे आपने अभी सारे जो सिचुएशन बताए, तो सही में ये बात बहुत सही है कि जब ऐसा कोई प्रॉपर्टी का भी होता है तो लोग इतना उस पे हावी हो जाते हैं और उसमें अपना समय, अपना धन, अपनी ऊर्जा सब कुछ व्यर्थ में डालते हैं, और आप बैल मुझे मार। तो जैसे कोई समझदार व्यक्ति होता है तो वो बोलता है, छोड़, ऊपर वाला दंड देगा, छोड़ बोलता है। फिर हम दूसरी बार हम बोलते हैं कि उसके कर्म उसके साथ, मेरे कर्म मेरे साथ। और उसने उसने ऐसा किया तो उसके साथ ऐसा ही होगा। देखो अभी तीन अलग अलग लोग हैं, तीनों अलग अलग सजेशन दिया, पर होना क्या चाहिए था? वो जगह असल में होना क्या चाहिए था जो हमने किया? हमको भी आपके जैसा कोई मेंटर अच्छा मिला, तो हमने ऐसा बोला कि ये मेरे अपने कर्म है, ये मेरे अपने कर्म है, इसे क्षमा कर दो, और मुझे भी क्षमा कर दो। ये बोल के जब हम अपने अपने आप पर आए तो हमारा शरीर भी स्वस्थ है और आज हम सबसे मस्त है। तो हमने किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं, खुद पे ही लिए। जो आपने ये बताया ना, ये बिल्कुल सही है। और ये क्या खुद का अनुभव है हमारा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद पल्लवी जी, बहुत 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 बढ़िया धन्यवाद। शेयरिंग के लिए। और आपने इस नॉलेज को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, उसके लिए ज्यादा धन्यवाद आपका। जरूर। वेरी गुड, वेरी धन्यवाद। नाइस। दिस इज रियल लर्निंग। यस यस। और किसको पूछना था कुछ? हाँ, हाँ। नम्रता बोल रही हूँ। मैंने पूछना था कि जैसे आपने बताया कि लोगों को पॉजिटिव बातें बताई है, लेकिन वहां से रिस्पांस बिल्कुल नहीं आया। तो ये गलती मैंने बहुत किया है कि घर में सबको मैंने पॉजिटिव बातें बहुत बताई है, लेकिन सबने मुझे इतना मतलब अपनी नेगेटिव एनर्जी दी है, तो मैं उसमें थोड़ी डाउन हो गई हूँ। तो करेक्ट, वेरी गुड। क्यों, तो उसमें कैसे उठना है? क्योंकि मैं बहुत पॉजिटिव 100%, जब मैंने लेकिन भी, बिल्कुल मैं आपकी बात समझती हूँ। जब मैं नए नई आई थी ना ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में, और मैजिक बुक सेशन हुआ था, तो मेरी यही आदत थी, जो मिले उसको ग्रेटिट्यूड के बारे में डोज दो। उसको डोज दो, थोड़ा थोड़ा डोज सबको देते रहो। हम ग्रेटिट्यूड इससे ऐसा होता है, आप भी करो, आप भी करो, आप भी आ जाओ, हमारे इस ग्रुप में आ जाओ। धीरे धीरे क्या होता है, आपके जो घर के लोग हैं ना, आपके ये पॉजिटिव थिंकिंग की बातें सुनना भी बोर हो जाते हैं। यस, पॉजिटिविटी की जो बातें होती है ना, वो हमारे जीवन में अवतरित करने के लिए है, सिर्फ लोगों को एडवाइजेस देने के लिए नहीं है। पीपल स्टार्ट रनिंग अवे फ्रॉम एडवाइजेस, हाँ, क्योंकि करेक्ट पॉजिटिव करेक्ट। थिंकिंग उनको भी है ना, उनके अंदर भी आत्मा है, उनको भी उनका इनर विजडम है। आप मेरी बात सुन सकते हैं, इसलिए आप मेरा कुछ नहीं सुन रहे हैं। जब मैं मेरी बात सुनते हैं तो आपकी आत्मा की वो जो नॉलेज है वो एक्टिवेट हो रही है। तो मैं आपको कुछ भी नया नहीं बता रही हूँ, ये आपका इनर नोइंग ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसलिए आप समझ सकते हैं, और वो भी समझ सकते हैं। लेकिन हम हमारी वो बात क्यों नहीं सुनते? क्योंकि हमारी ईगो एक्टिवेट होती है कि देखो मुझे बहुत आता है। द मोमेंट आपके ईगो से वो झलकने लगे कि मुझे ज्यादा आता है, आप कम और मैं सुपेरियर, पीपल स्टार्ट अवॉइडिंग यू। और वो हम करेक्ट करेक्ट। जानबूझ के नहीं करते, वो अपने आप हो जाता है, क्योंकि ईगो में हमारी कंडीशनिंग हो गई है। ईगो में कंडीशनिंग कैसे हुई है? अगर आप एज में ज्यादा है तो छोटों ने आपकी बात सुननी ही चाहिए, ये ईगो है। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब सामने नहीं, समझो कुछ। सुनिए मेरी बात, हाँ सही बात है ना आपकी, मैं समझ रही हूँ। बट ये ऐसा नहीं है कि आप ईगो जानबूझ के ला रही है, लेकिन आपका वो अट्टहास, अट्टहास बोलते मराठी में बोलते हैं, मतलब आपका वो अटैचमेंट है कि मैंने अच्छी बात बताई तो इन्होंने तो सुननी ही चाहिए। जितने ज्यादा अटैचमेंट में रहोगे ना, उतनी वो चीज आपके पास नहीं आएगी। यू आर चेजिंग देम टू लिसन टू यू। द मोर यू चेज, द बटरफ्लाई स्टार्ट्स फ्लाइंग अवे फ्रॉम यू। वो जो होता है ना बटरफ्लाई, उसको आप पकड़ नहीं सकते, जितना उसके पीछे पीछे भागोगे ना वो जाएगा बाहर। तो वैसे ही है पॉजिटिव थिंकिंग, जितना लोगों को बताने जाएंगे ना, उतने लोग आपसे दूर हटते जाएंगे। फिर आपको लगेगा अरे मैं तो अच्छा काम कर रही हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो पॉजिटिव थिंकिंग किसी को नहीं बताना, अपने लाइफ में उसका इम्प्लीमेंटेशन ही ऐसे लाना, इतना लोगों को क्षमा करना, इतने लोगों से प्यार से बात करना, किसी को कोई एडवाइस नहीं देना है, बस हम ही उसमें रहे। उन्होंने अगर मुझे पानी का ग्लास दिया, थैंक यू सो मच बेटा, आपने मुझे पानी का ग्लास लिया, बहुत अच्छा लगा। बस ये पॉजिटिव थिंकिंग है। हाँ, अभी एक साल से तो चुप हो गए हैं, क्योंकि हाँ ये जो बुक है वो तो 15-20 साल पहले पढ़े हुए हैं मेरे, हाँ सीक्रेट और ये सब। अभी तो 1-2 साल से बिल्कुल चुप है।
तो थोड़ा बहुत मतलब घर में समझ में आ रही है बात। तो लेकिन ऐसे फीलिंग आती है कि अपने को उस सिचुएशन से कैसे बाहर ले आऊं कि कुछ करना ही नहीं है आपको। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हर चीज के लिए कुछ करना है। कुछ नहीं करना है, बी देयर। आपके पॉजिटिव थिंकिंग, आपके पास पावर है, बस उस वो अपने बिहेवियर में लाना है। और बाकी लोगों को मैं क्या पॉजिटिव थिंकिंग बता सकती हूँ, इससे अटैचमेंट छोड़ देना है बस। लेकिन उनके साथ प्यार उतना ही, हाँ हाँ, वो तो है, उनके लिए कृतज्ञता उतनी ही। वो है। तो फिर आप अगर उनके लिए कृतज्ञता है, प्यार है, तो फिर आप नीचे जा ही नहीं सकते। अब बहुत बातें हो गई है, अभी सब लोग अपनी फैमिली के साथ लंच करने जाइए। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे। आपको वापस बुलाना। जैसे मैं मुझे यूनिवर्स, आई वांट टू थैंक यूनिवर्स। आपका पहले तो नंबर यूनिवर्स को बहुत बहुत थैंक यू यूनिवर्स का कि मेरे मैं मेरे पल्लवी को मैं पल्लवी माध्यम को से पल्लवी को मैंने अट्रैक्ट किया इधर, मेरे माध्यम से मैंने पल्लवी को अट्रैक्ट किया। मैं पल्लवी को इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ कि मेरे 4 सीढ़ियां और ऊपर ले आए मेरे पार्टिसिपेट को, उनके माइंड को। तो मेरे को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उनको समझाने में। पल्लवी ने मेरी मदद कर लिया। हेमा यहाँ जी, जो भी आते हैं, आपका यहाँ नंबर जो भी आपका नंबर आपसे बात हाँ हाँ करना है। एक हाँ, मिनट रुको पल्लवी रुको, को पहले बात पहले करने पल्लवी दो। जी को बात करने दो, सब अनम्यूट मत करो। एक हाँ देखो, हाँ जब जब हेमा जी बोलती है ना, कितनी तारीफ करती है हेमा जी, आपने मुझे ये मदद की। अभी ईगो कैसे एक्टिवेट होता है, अगर मेरा ईगो है तो मुझे लगेगा देखो मुझे कैसे। सबसे बड़ा धोखा वही है। हेमा जी जो बोल रही है ना, वो मेरे बारे में नहीं बोल रही है, वो खुद के बारे में बोल रही है। जो वाह, इंसान जो संतरा है तो संतरा जूस निकालेगा, तो वो है ना, वो डेजर्ट है, मतलब मीठी चीज है, तो वो मीठा रस ही निकालेगा, क्योंकि उनके अंदर मिठास है। अगर रसगुल्ला है, उसको अगर निचोड़ोगे तो उसमें से मीठा शुगर का पानी लेकिन आता वाकई पल्लवी जी देखो, आज आप आए हो तो मेरे यानी 1 महीने की जो प्रैक्टिस मुझे इनको करवानी थी, तो आप आगे बढ़ गए। है। थैंक यू हेमा जी, ये आपका हेमा जी बड़प्पन ऐसी है। बात नहीं है, आपकी भी इम्पोर्टेंस है। ये आपका बड़प्पन है, और हम सभी आपको हाँ, बहुत ज्यादा वंदन करते हैं और आपका बहुत सम्मान। थैंक यू वाह, थैंक यू थैंक यू, थैंक यू। आपको भी इतनी थैंक यू। आपने हमें भी, मुझे भी कुछ सिखाने के लिए आप आए, मैं भी कुछ सीखी। ऐसा नहीं कि भाई मैं, मुझे भी तो, मैं आई एम लर्नर, मैं भी हमेशा सीखते ही रहूंगी ना। वाह, यही करेक्ट। आपकी बड़प्पन है कि आप अपने ईगो को बार बार बाजू रखते हो, इसी में वाह ज्यादा वाह दम है। वाह, ईगो को बाजू थैंक यू रखने में बड़प्पन है, ईगो दिखाने में थैंक यू तो क्या पूरी दुनिया है ईगो दिखाने के लिए। करेक्ट थैंक करेक्ट। ऐसे थैंक यू लोग कम होते हैं जो थैंक अपनी यू ईगो को ये बाजू रखते यस। हैं और दूसरों को सम्मान देते हैं, इसलिए आपकी रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ गई। वी आर ब्लेस्ड, वी आपको आर ब्लेस्ड। आपको सैल्यूट है, आपको सैल्यूट है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू दीदी। फ्री में इतना कुछ ज्ञान मिल रहा है हमको, पैसे खर्च करके भी नहीं मिल सकता ये सब तो। इसके मैं बोल रही हूँ, रोज वी आर ब्लेस्ड, वी आर ब्लेस्ड, वी आर ब्लेस्ड। सब अपने आप को लकी समझे कि इतना 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 ज्ञान, इसीलिए प्यार, मेरी योग। प्यारी बहनों, मेरी राजेश भैया को भी प्यारी, बहुत सारा रोज थैंक आया यू, करो, राजेश भैया को भी। यस यस। थैंक यू। रोज आया करो, रोज क्लास में रोज आया करो, अपना क्लास मिस मत किया करो। तो सारे ओके, अभी मीटिंग एंजल्स एंड का करते हैं। सारे ओके, एंजल्स थैंक का थैंक यू थैंक यू थैंक यू सैल्यूट। पल्लवी जी, आपको वापस हम बुलाएंगे थैंक यू सेल्फ लव के पल्लवी लिए, जी। नेक्स्ट टाइम सेल्फ लव के लिए। वो वाला डोज भी एब्सोल्युटली। चाहिए। एक एक बहुत टॉपिक बढ़िया। मुझे दीजिए, मतलब टॉपिक के हिसाब से मुझे भी बहुत कुछ आसान हो करना है जाएगा। इसमें। अभी नेक्स्ट टॉपिक सेल्फ लव, वो हमने तय किया अभी। एब्सोल्युटली। थैंक थैंक यू सो थैंक यू एंड बाय बाय। बाय आपका बाय, जीवन थैंक सारे यू। सुखों से भरपूर हो पल्लवी जी। थैंक यू, आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू फॉर अमेजिंग सेशन। वाह, थैंक यू सो मच पल्लवी जी। रिकॉर्डिंग एंड कर सकते हैं ज्यादा करण जी? एनर्जी आना चाहिए ग्रुप में। थैंक यू।